अध्याय 2231 संकट निकट है। तुम लोगों ने सामान ले लिया, क्या तुम्हें अब यहाँ से नहीं जाना चाहिए? अमर पक्षी के विश्राम स्थल को परेशान करना बंद करो। बुढ़िया खुश नहीं दिख रही थी। उसने हाथ हिलाया। आप इसे ले लीजिए, बाई वेई ने हानसेन से कहा और उसने वस्तु को छोड़ दिया। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? हानसेन बहुत दोषी लग रहा था, लेकिन अंदर से वह किसी खिलने वाले फूल की तरह खुश था। ये किसी देवता जैसी अच्छी चीज है। मुझे नहीं पता कि यह क्या करता है, लेकिन यह जरूर कोई अच्छी चीज होगी। बाई वेई ने आंखें घुमाई। मैं बस तुम्हें इसे कुछ देर तक थामे रखने को कह रही हूँ। इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। हानसेन ने कंधे उचका दिए। बिना कुछ कहे वह अमर पक्षी के घोंसले को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। अमर पक्षी का घोंसला किसी देवता जैसी चीज थी, लेकिन उसकी मंजूरी के बिना कोई भी देवता जैसा कुलीन व्यक्ति भी उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता था। हानसेन को आश्चर्य हुआ कि उसने अमर पक्षी की इच्छा और स्वीकृति प्राप्त कर ली थी। अब जब उसे अमर पक्षी के घोंसले का उपयोग करने की अनुमति मिल गई थी, तो ये दूसरों के लिए बेकार था। यहाँ तक कि बाई वेई भी इसे नहीं ले पा रही थी। तुम इसे चुराने का दोष मुझ पर नहीं डाल सकते। तुम ही हो जिसने जीवन मृत्यु का मार्ग पूरा नहीं किया, हानसेन ने मन ही मन सोचा। बूढ़ी औरत इस बात से बहुत खुश नहीं थी कि उन्होंने अमर पक्षी का घोंसला ले लिया है, और अब वह चाहती थी कि वे चले जाएं। हानसेन चिड़िया का घोंसला पकड़े हुए था, और जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने एक्सट्रीम डेट को छोड़ दिया। वह जिस रास्ते से आया था, उसी रास्ते वापस चला गया, और जैसे ही वह वापस लौटा, वह तट के सामने पहुंच गया। लावा सागर में कई लावा कीड़े फैले हुए थे। वे जलती हुई छोटी लावा परियों जैसे थे। उनकी गर्मी लावा से भी ज्यादा थी, और वे बस आराम कर रहे थे। अगर वे सब मिलकर अपनी गर्मी छोड़ दें, तो ड्यूक का कवच भी पिघल जाएगा। हानसेन ने उड़ने की कोशिश की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह अभी भी नहीं उड़ सकता। उन्हें लावा के समुद्र को पार करना होगा। बाई वेई ने अचानक हानसेन की तरफ मुस्कुरा दिया, जिससे वह जरूर हैरान हो गया। एक घमंडी इंसान को किसी को मुस्कुराते हुए देखना एक आम मुस्कान देखने से अलग एहसास देता है। बाई वेई ने एक पत्ता तोड़ा, उसमें ईश्वरीय प्रकाश डाला और फिर पत्ते को लावा सागर में फेंक दिया। पत्ता हवा में फैल गया। नीचे आते ही वह लावा सागर में किसी छोटे जहाज जैसा लग रहा था। वह जैद जैसा हरा था। पत्ता लावा सागर के ऊपर तैर रहा था। हालांकि लावा कीड़े लावा में उससे बचने लगे। उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वे पत्ते के पास जाएं। बाई वेई ने पत्ते पर कदम रखा, पीछे मुड़ा और हानसेन की ओर देखा। अगर तुम लोग मेरे शूरवीर बनने को तैयार हो, तो मैं तुम्हें यहाँ से सुरक्षित ले जाने को तैयार हूँ। शुक्रिया, पर नहीं। हानसेन मुस्कुराया। वह औरत अपने ही घमंड में चूर थी। उसने ये जानने की जहमत नहीं उठाई कि हानसेन असल में कौन है, और उनके सामने बस कुछ लावा कीड़े ही खतरा थे। वे उसे रोकने वाले नहीं थे। बाई वेई ने हानसेन और उसके दोस्तों को एक साथ इकट्ठा होते देखा। तभी हान मेंगर ने एक नीली ढाल बुलाई। जैसे ही वे लावा के समुद्र में चलने के लिए आगे बढ़े, इसने उन सभी को ढाल बना दिया। बाई वेई ने भौहें चढ़ाई और हानसेन को सलाह दी, जब लावा बग्स को झटका लगेगा तो वे फट जाएंगे। उनकी गर्मी ड्यूक श्रेणी की रक्षात्मक वस्तु को पिघला सकती है। यहाँ तक कि किंग श्रेणी का कवच भी गर्मी से टूट सकता है। यह मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी। टिप के लिए धन्यवाद, हानसेन ने जवाब दिया, लेकिन उसने समुद्र पार चलना बंद नहीं किया। वे दानव कीट राजा बाई सेमा के साथ लावा सागर में सुरक्षा के लिए चल रहे थे। तभी अचानक कई लावा कीट उनके पास आ पहुंचे। उनके शरीर जलते हुए इस्पात जैसे थे, और वे बाई सेमा की सतह से टकरा गए। वे प्रचंड गर्मी से फट पड़े। ये गर्मी किसी भी प्रकार के इस्पात को पिघला सकती थी, लेकिन बाई सेमा बिल्कुल नहीं पिघला। बाई वेई यह देखकर काफी हैरान हुई। उसके चेहरे के भाव थोड़े उलझे हुए थे। बाई वेई अपने पत्तों वाले जहाज को चला रही थी। उसने दूसरों को लावा सागर पार करते देखा। वह दानव कीट राजा बाई सेमा की सुरक्षा व्यवस्था देखकर हैरान थी। वह उसे देखे बिना नहीं रह सकी। इस आदमी के पास कितनी चालें छिपी हैं। बाई वेई ने उसे अजीब नजरों से देखा। वे द्वीप के किनारे से 1 मील दूर चले गए, और दहलीज पार करते ही उनकी हवाई शक्तियां वापस आ गईं। हानसेन और उसके साथी लावा के समुद्र से ऊपर और दूर उड़ने लगे। हमला करने वाले लावा मगरमच्छों ने भी दानव कीट राजा बाई सेमा का कुछ नहीं बिगाड़ा। बाई वेई को पत्ता हटाना पड़ा और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके लावा सागर के क्षेत्र से बाहर निकलना पड़ा। हानसेन उस पर हंसा, लेकिन उसने दूसरों को ढाल के अंदर आने का प्रस्ताव जरूर दिया। उसने बस उसे कोई जवाब नहीं दिया।
वह अपने ही रास्ते से चली गई। ये औरत बहुत ज्यादा घमंडी है। हान सेन ने सिर हिलाया। ऐसा करते हुए वह अमर पक्षी के घोंसले की जांच करता रहा। हान सेन ने बैंगनी आंखों वाली तितली से उसकी जांच की और वह देख पाया कि कैसे अमर पक्षी का घोंसला रहस्यमयी कारण पदार्थों की जंजीरों से भरा हुआ था। वहां ढेरों जंजीरें थीं और उनमें कोई खाली जगह नहीं थी। ये सीढ़ियों पर पड़ी मुख्य पदार्थ जंजीरों से भी ज्यादा डरावनी थी। हान सेन ने कोशिश की, लेकिन घोंसले की शक्ति को सक्रिय करने में नाकाम रहा। उसने कुछ देर तक उस पर शोध किया, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि उसका उद्देश्य क्या था। घर पहुंचकर मुझे और कोशिश करनी होगी। इस चिड़िया के घोंसले की शक्ति किसी भी तरह से शुद्धिकरण के स्वर्ग से कम नहीं हो सकती, हान सेन ने मन ही मन सोचा। जब वे भूमिगत गुफा से बाहर निकले तो हान सेन और उसके साथी पुनः लावा घाटी की ओर लौट आए। कैमरा तोड़ दो, ऐसा मानो जैसे आज कुछ हुआ ही न हो। अगर तुम लोगों ने इस बारे में एक शब्द भी बोलने की हिम्मत की तो तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या होगा, है ना? बाई वेई ने बाओ एर की तरफ देखा, जो ध्यान से उसे कैमरे से फिल्मा रहा था। ये तो बहुत बुरा है। हमने कल ही एक कैमरा तोड़ दिया था, अब हम एक और कैमरा तोड़ने वाले हैं। हान सेन बहुत बुरा लग रहा था। मैं आइस ब्लू नाइट किंग से बात करूंगी। बस करो, बाई वेई ने कहा। हान सेन खुश तो हुआ, लेकिन उसका चेहरा अभी भी बहुत उदास लग रहा था। उसने कहा, ठीक है, लेकिन इस मिशन के साथ बेस पर वापस जाने में अभी कुछ समय बाकी है। क्यों न हम लौटने से ठीक पहले इसे नष्ट कर दें। हान सेन भी नहीं चाहता था कि कोई भी ये सब देखे, लेकिन अगर बाई वेई जिम्मेदारी लेने को तैयार है तो इसे नष्ट करना अच्छा होगा। बाई वेई ने बोलना बंद कर दिया। वह घाटी में आगे बढ़ती रही। वह वहां सौदे की वजह से थी, लेकिन उसे सजा मिल रही थी। वह अभी चरम राजा के पास वापस नहीं जा सकती थी। बाई वेई को हान सेन की वजह से सजा मिली थी। डॉलर की वजह से बाई वेई ने नष्ट हुई बाइबल खो दी थी, जिसे वापस लाने का काम उसे सौंपा गया था। इसीलिए उसे राजा बाई ने सजा दी थी, लेकिन सजा ये थी कि बाई वेई अमर पक्षी की वस्तु वापस लाएगी। शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि बाई वेई सीढ़ियां चढ़ने की हिम्मत नहीं करेगी। हान सेन ही अमर पक्षी की स्वीकृति पाने वाला था। हान सेन और बाकी लोगों ने लावा घाटी में अपनी खोज जारी रखी। 3 दिन बाद लावा घाटी में कोई और भी था जो उनका पीछा कर रहा था। नाइट रिवर किंग ठंडा लग रहा था। हालांकि उसे जाने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन हान सेन को मारने का उसका मन नहीं था। खोजते हुए हान सेन को फिंगरफायर क्रो का एक इलाका मिला। वहां कम से कम 50,000 लोग थे, इसलिए उन सबको खत्म करने में उन्हें कुछ घंटे लग गए। वहां की गुफाओं में उन्हें ढेर सारे फायर क्रो के अंडे भी मिले। चूंकि वहां बहुत सारे अग्नि कौवे के अंडे थे और छोटे अग्नि कौवों का स्तर कम था, इसलिए उन्हें वापस ले जाना बेकार था, इसलिए उन्होंने उन्हें नष्ट करने का फैसला किया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि वे अंडे से न निकल पाएं और एक दिन फिर से उपद्रवी अग्नि कौवों का झुंड न बन जाएं। जब वे अग्नि कौवों को संभाल रहे थे, हान सेन ने उनमें से कुछ को अपने घोंसले में रखने का फैसला किया। वह देखना चाहता था कि इसका कोई असर होगा या नहीं। 1 घंटे बाद घोंसले के अंदर अग्नि कौवे के अंडे फूट गए और फूट गए। नतीजतन घोंसले में कुछ अग्नि कौवे रह गए। अरे, इस चिड़िया के घोंसले की ताकत अंडे सेने की है। हान सेन का चेहरा बदल गया। ये पुष्टि करने के लिए कि यह सचमुच चिड़िया के घोंसले की शक्ति थी, हान सेन ने कुछ परीक्षण किए। उन्होंने जल्दी ही पता लगा लिया कि चिड़िया का घोंसला क्या करता है। ऐसा लग रहा था मानो अमर चिड़िया का घोंसला अंडों के सेने की अवधि को तेज कर सकता है और उन्हें जल्दी से फूटने में मदद कर सकता है। हान सेन कुछ अलग अलग अंडों को ढूंढने और उन्हें घोंसले में रखकर उनका परीक्षण करने में कामयाब रहे। वे सभी थोड़े समय में ही फूट गए, इसलिए यह कोई संयोग नहीं हो सकता था। जीवन और मृत्यु के मार्ग के बारे में सोचते हुए हान सेन ने माना कि यह संयोग नहीं हो सकता। अंडे से निकले छोटे अग्नि कौवे सामान्य अग्नि कौवों से ज्यादा शक्तिशाली थे। वे ज्यादा शक्तिशाली लग रहे थे, लेकिन एक बार जब वे पूरी तरह से अंडे से निकल गए तो चिड़िया के घोंसले ने अग्नि कौवों पर अपना असर बंद कर दिया। इससे अंडे से निकलने के बाद उनकी वृद्धि तेज नहीं हुई। हान सेन सिर्फ इतना जानता था कि घोंसला अंडों से बच्चे निकलने की गति तेज कर देता है और उससे पैदा होने वाले जीवों को और भी मजबूत बना देता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं करता, लेकिन हान सेन फिर भी यह जांचने और पता लगाने की कोशिश करता रहा कि क्या उसने कुछ और भी किया है। हान सेन ये सब बाई वेई की पीठ पीछे कर रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि चिड़िया का घोंसला क्या करता है। ये चीज वाकई एक चिड़िया का घोंसला है। हान सेन को जब पता चला कि यह क्या करता है,
तो हान सेन ने उसे अजीब नज़रों से देखा। अगर यह सिर्फ इतना ही करता था तो इससे हान सेन को कोई खास मदद नहीं मिली। उसे अभी युद्ध के लिए एक खजाने की ज़रूरत थी, लेकिन हान सेन को एलायंस के गोदाम में छोटी लाल चिड़िया याद आ गई। हान सेन सोच रहा था कि क्या चिड़िया का घोंसला उसे जल्दी से अंडे से बाहर निकालने में मदद कर सकता है। उसने सन गोल्ड बर्ड के बच्चे को खा लिया था, इसलिए अगर उसका विकास पूरा हो गया तो ये काम आएगा। लेकिन bai wei उस समय टीम में थी और हान सेन के पास एलायंस से छोटी लाल चिड़िया का अंडा वापस लाने का समय नहीं था। उसे यह बात वापस आने पर ही पता चल सकती थी। अग्नि कौवे के अंडों को खत्म करने के बाद हान सेन आगे बढ़ता रहा। चलते हुए उसे अचानक कुछ महसूस हुआ। इससे वह चिल्लाया, बाई सेमा का इस्तेमाल करो। हान मेंगर ने तुरंत नीले सुनहरे दानव कीट राजा बाई सेमा का इस्तेमाल करके उसके अंदर मौजूद सभी लोगों को ढाल बना लिया। बाई सेमा जब ऊपर था तभी अचानक एक डरावनी शक्ति उसकी सतह पर आ गिरी। रात्रि नदी राजा। जब हान सेन ने काली नदी जैसा हमला देखा तो उसे ठीक ठीक पता चल गया कि उसके लिए कौन आया है। काला पानी टूट गया और उसमें से एक परछाई निकली। वह नाइट रिवर किंग था। वह काली नदी के पानी के भावर के ऊपर खड़ा था। उसने बाई सेमा के अंदर हान सेन को ठंडी नजरों से देखा। हान सेन, आज तुम मर जाओगे। नाइट रिवर किंग, क्या आइस ब्लू सिस्टम में आकर तुम पागल हो गए हो? तुम मेरा बाई सेमा नहीं तोड़ सकते तो मुझे कैसे मार सकते हो? हान सेन नाइट रिवर किंग को भड़काना चाहता था। हालांकि वह जानता था कि नाइट रिवर किंग बेवकूफ़ नहीं है। अगर वह दोबारा उसके लिए आया था तो ज़रूर उसने कुछ तैयारी और योजना बनाई होगी। नाइट रिवर किंग ने घुराघुराते हुए कहा। वह हान सेन से बात करके समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसके पास ज़्यादा समय नहीं था, इसलिए उसे हान सेन को मारकर जल्दी से वहां से निकल जाना था। उसे आइस ब्लू नाइट किंग के लोगों की नज़रों से दूर रहना था। उसे कोई सबूत भी नहीं छोड़ना था, कहीं एक्सट्रीम किंग के लोगों को कुछ ऐसा न मिल जाए जिससे वह उस तक पहुंच सके। नाइट रिवर किंग को पूरा भरोसा था कि वह हान सेन और बाकियों को मार डालेगा। उसे बस दानव बग बाई सेमा की चिंता थी। उसके बिना वह उसमें मौजूद मार्क्विस को आसानी से मार सकता था। मार्क्विस चाहे कितने भी ताकतवर क्यों न हो, वे कभी भी किसी राजा को हराने की उम्मीद नहीं कर सकते थे। 10 लोन बैम्बू भी काफ़ी नहीं होते। शक्ति का अंतर बहुत ज्यादा था। घात नाकाम रहा, लेकिन नाइट रिवर किंग ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसने एडवर्ड द्वारा दी गई छोटी धातु की मूर्ति निकाली। यही उसका तुरुप का पत्ता था और इसी पर उसे पूरा भरोसा था। इसी से वह दानव कीट राजा बाई सेमा को तोड़ने की उम्मीद कर रहा था। वह छोटी मूर्ति 1 फुट ऊंची थी और सोने की बनी थी। वह सोने के कवच पहने एक छोटी योद्धा जैसी लग रही थी। प्राचीन योद्धा प्रतिमा। bai wei ने नाइट रिवर किंग को प्रतिमा पकड़े हुए देखा और जब उसने ऐसा किया तो उसका चेहरा बदल गया। क्या है? हान सेन ने bai wei की तरफ देखा। वह जानता था कि जरूर कोई खास बात होगी, इसलिए वह पूछने पर मजबूर हो गया। यह मूर्ति प्राचीन देवता की है। अगर मेरा दावा सही है तो ये प्राचीन देवता की प्राचीन योद्धा मूर्ति है, bai wei ने तुरंत समझाया। ये क्या करता है? हान सेन के बोलते ही नाइट रिवर किंग की प्राचीन योद्धा प्रतिमा एक डरावनी रोशनी से चमकने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे इसे किसी तरह सक्रिय कर दिया गया हो और फिर एक सुनहरी शक्ति ने नाइट रिवर किंग के शरीर को ढक लिया। देखते ही देखते नाइट रिवर किंग का शरीर सुनहरे कवच से ढक गया। वह पूरी तरह से भयानक स्तर तक शक्तिशाली हो गया। किंवदंतियां कहती हैं कि प्राचीन देव राजा जन्म से ही देवता के रूप में होते हैं। उनके पास एक विशेष शक्ति होती है और इसकी मदद से वे अपनी शक्ति को एक मूर्ति के अंदर रख सकते हैं। वे इसे उन प्राणियों को दे सकते हैं जो उनके प्रति वफादार हैं। अगर दूसरे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं तो वे अस्थायी रूप से उस प्राचीन देवता की शक्ति उधार ले लेते हैं। bai wei का चेहरा उदास लग रहा था। हान सेन और सबके चेहरे बदल गए। प्राचीन देवता जन्म से ही देवरूप में थे और उस मूर्ति के होने से नाइट रिवर किंग को उनकी शक्ति प्राप्त हो गई। इसका मतलब था कि उसके पास एक देवरूपी प्राणी की शक्ति थी। मर जाओ, हान सेन। नाइट रिवर किंग का शरीर प्राचीन योद्धा प्रतिमा के सुनहरे कवच से लिपटा हुआ था। वह खुद भी एक सुनहरे योद्धा जैसा लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसमें आसमान फाड़ डालने की ताकत हो। ऐसा लग रहा था मानो एक घूंसा ही पूरे ब्रह्मांड को तहस नहस करने के लिए काफी होगा। ऐसी शक्ति ने नाइट रिवर किंग को इतना आत्मविश्वास दिया, लेकिन फिर भी वह समय बर्बाद नहीं करना चाहता था।
उसने अपने मून व्हील ब्लेड में शक्ति इकट्ठा की और नीले सुनहरे दानव बग किंग बाईसेमा की ओर वार किया। ये साधारण नाइट रिवर किंग की शक्ति से बिल्कुल अलग थी। प्राचीन योद्धा कवच से मिली शक्ति वृद्धि के साथ उसकी ब्लैक वाटर शक्तियां भी सोने में बदल गईं। नदी के रात्रि दानव देवता की शक्ति एक विशाल सुनहरे पहिए जैसी थी। वह नीले सुनहरे दानव कीट राजा बाईसेमा की ओर बढ़ रहा था। वह सुनहरा पहिया ऐसे घूम रहा था मानो अंतरिक्ष को चीरकर उस आयाम को नष्ट कर सकता हो। हालांकि हान सेन के पास बचने का कोई मौका नहीं था। आ रही शक्ति बहुत प्रबल थी और एक औसत राजा वर्ग के नागरिक की शक्ति से कहीं ज्यादा। कोई अर्ध देवी भी उससे नहीं लड़ सकता था। अरे नहीं! बाई वेई का चेहरा उस डरावनी शक्ति के सामने पीला पड़ गया जिससे वे बच निकलने की उम्मीद नहीं कर सकते थे। सुनहरा चक्र जो अंतरिक्ष को चीर सकता था बाईसेमा से टकराने ही वाला था, और जब वह नीली ढाल से टकराया तो उसने सचमुच बाईसेमा को चीर डाला। वह कमजोर भी नहीं हो रहा था और जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था वह पूरे बाईसेमा को 2 हिस्सों में बांटने वाला था। मर जा! नाइट रिवर किंग जानलेवा लग रहा था। हान सेन के लिए उसकी नफरत भड़क रही थी और वो हान सेन को धूल में मिला देना चाहता था। प्राचीन देव प्रतिमा की शक्ति असीमित नहीं थी। एडवर्ड ने उसे जो प्रतिमा दी थी वह केवल एक बड़े हमले को प्रेरित कर सकती थी। एक हमले के बाद प्राचीन देव प्रतिमा गायब हो जाती, लेकिन नाइट रिवर किंग के लिए एक ही हमला काफी होता। उसे बस उस अद्भुत प्रतिमा की शक्ति का इस्तेमाल करके बाईसेमा को तोड़ना था। भले ही हान सेन इससे मारा न गया हो, नाइट रिवर किंग को लगा कि जब वे बाईसेमा द्वारा सुरक्षित नहीं रहेंगे तो वह अपनी शक्ति से कुछ ही समय में उन सभी को तबाह कर सकता है। उसकी शक्ति लगभग एक पूर्ण विकसित देवता की शक्ति जैसी थी। इसने हान सेन को चकमा देने का कोई मौका नहीं दिया। उसने नीले सुनहरे दानव कीट राजा बाईसेमा को सुनहरे पहिए से टोफू की तरह कटते हुए देखा। नाइट रिवर किंग इस घटना से उत्साहित दिख रहा था। वह अपने चंद्रचक्र ब्लेड से वार करता रहा। ऐसा होते ही एक पीली और हरी रोशनी प्रकट हुई। यह नीली बाईसेमा के साथ मिलकर एक तिरंगी बाईसेमा बन गई और उन रंगों ने सोने के तूफान को पीछे धकेल दिया। कच्चा स्वर्ण चक्र शक्ति जो किसी देवता के समान शक्तिमान थी, तिरंगे बाईसेमा से टकराई। सुनहरी धूल और 3 रंग किसी जीवंत आतिशबाजी की तरह चारों ओर बिखर गए। सुनहरे पहिए ने तिरंगे बाईसेमा को तो काट डाला, लेकिन बहुत धीमी गति से। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चक्की स्टील की चट्टानों में फंस गई हो। उसकी काटने की गति बहुत धीमी थी। मर जाओ! नाइट रिवर किंग तिरंगे बाईसेमा की ताकत को भांप गया था और उसकी उपस्थिति ने उसे डरा दिया था। उसने अपनी शक्ति से आगे की ओर दौड़ लगाए और चाहा कि वह बाईसेमा को चीरकर उसके अंदर मौजूद सभी लोगों को मार डाले। विशाल सुनहरा चक्र नीचे की ओर दबाता रहा जबकि नाइट रिवर किंग दहाड़ रहा था। उसने धीरे धीरे तिरंगे बाईसेमा को काट डाला। उसका कुछ बाहरी हिस्सा फट गया क्योंकि भयानक सुनहरे चक्र ने बाईसेमा को काटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने बाईसेमा के अंदर की जगह को काट डाला। हान सेन और बाकी लोग बाईसेमा के पिछले हिस्से में थे। उनकी पीठ उसकी दीवार से सटी हुई थी, लेकिन सोने का चक्र फिर भी अंदर घुसने में कामयाब रहा। उसने तिरंगे बाईसेमा को तोड़ दिया और उन तक पहुंचने के लिए अंतरिक्ष के ताने बाने को चीरता हुआ हान सेन की ओर बढ़ता रहा। चूंकि तिरंगे बाईसेमा की सुरक्षा बहुत मजबूत थी, इसलिए सुनहरे पहिए की गति धीमी हो गई। हान सेन और बाई वेई ने भी सुनहरे पहिए के विरुद्ध हर तरह की शक्ति का इस्तेमाल किया, इस उम्मीद में कि वे बाईसेमा के हमले को रोकने में कुछ मदद कर पाएंगे। लेकिन उस दिव्य शक्ति के आगे हान मेंगर, जिसका व्यक्तित्व बेहद विनाशकारी था, भी पहिए को सिर्फ गुदगुदी के बराबर ही नुकसान पहुंचा सका। चक्र के विरोध में हान सेन और उसके साथियों की शक्तियां हाथी से भिड़ती चींटियों जैसी थीं। वे बहुत छोटे थे, लेकिन अभी हान सेन तिरंगे बाईसेमा को हटाकर कुछ और नहीं कर सकते थे। तिरंगा बाईसेमा सोने के चक्र को रोक रहा था। अगर तिरंगा बाईसेमा चला जाता तो उस दिव्य शक्ति की गति और प्रभाव हान सेन को भागने की जगह नहीं देता। शायद उसे टेलीपोर्ट करने का मौका भी नहीं मिलता। वह मारा जाता। सोने के पहिए को उन्हें पीसते देख हान सेन समझ गया कि उनके पास कोई रास्ता नहीं है। सोने के पहिए ने तिरंगे बाईसेमा को चीर दिया और आगे बढ़ता रहा। हान सेन, चलो इस झगड़े को यहीं खत्म करते हैं। नाइट रिवर किंग पागलों की तरह दहाड़ा। मून व्हील ब्लेड पागलों की तरह नीचे दबा। अब नाइट रिवर किंग एक ऐसे देवता की तरह था जिसे रोका नहीं जा सकता था। कच्चा चा! तिरंगे वाले बाईसेमा ने ब्लेंडर जैसी आवाज निकाली। ऐसा लग रहा था जैसे वो पत्थर पीस रहा हो और आवाज तेज होती जा रही थी।
हान सेन और उसके साथी बाई सेमा की दीवार के सामने खड़े थे और सोने के पहिए पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। सोने का पहिया उनके सामने था, उनके सामने की जगह को पीस रहा था। हान सेन के शरीर तक पहुंचने वाली कई दरारें थीं। बाई वेई निराश लग रही थी। वह पूरी तरह सदमे में थी। चाहे वह कितनी भी घमंडी क्यों न हो, आखिरकार वह एक किशोरी ही थी। मौत का सामना करना और उसे रोकने में असमर्थ होना उसे अपनी भावनाओं पर काबू पाने में असमर्थ बना रहा था। उसका दिमाग खराब हो गया था। हान सेन सोचता रहा कि वह इस स्थिति से कैसे निपटेगा। दैवीय शक्ति बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी और अब वह जिस स्थिति से जूझ रहा था उसे रोकना उसके बस की बात नहीं थी। कट कट चाचा। ऐसा होते ही सोने का पहिया धीमा हो गया। अब वह इतना धीमा हो गया था कि उसका रंग फीका पड़ने लगा। ऐसा लग रहा था मानो वह मर रहा हो। तिरंगे वाले दानव बग राजा बाई सेमा पर सोने के पहिए का प्रभाव कम हो गया। अब वह टूटे हुए कटर जैसा हो गया था। वह रुक रहा था, स्थिर गति से आगे बढ़ने में असमर्थ। ये कैसे संभव है? नाइट रिवर किंग स्तब्ध रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रहा है। तिरंगे वाले बाई सेमा को चीरकर खोला जाने वाला था, और अगर ऐसा हुआ तो हान सेन के पास छिपने की कोई जगह नहीं होगी। जैसे ही उसने देखा कि यह सब खत्म होने वाला है, नाइट रिवर किंग की प्राचीन योद्धा की रोशनी भी टिमटिमाने लगी। प्राचीन योद्धा प्रतिमा के सोने के कवच में कई दरारें पड़ गईं। वह टूटने के कगार पर था। नाइट रिवर किंग को पता था कि क्या हो रहा है। ये प्राचीन योद्धा प्रतिमा के अपने अंतिम चरण में पहुंचने का संकेत था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि तिरंगा ढाल एक देवता के रूप में हुए हमले के क्रूर बल का सामना कर सकता है। बाई वेई भी उतनी ही हैरान थी। वह पहले से ही दानव बग राजा बाई सेमा से प्रभावित थी, लेकिन अब वह एक प्राचीन योद्धा प्रतिमा के हमले को रोकने में कामयाब हो गई थी। वह उसके प्रदर्शन से चकित थी। हान सेन और हान यान भी खुश थे। एक दानव बग राजा बाई सेमा एक अर्ध देवीभूत खजाना था। हान सेन को विश्वास नहीं था कि तिरंगे वाले बाई सेमा का संयुक्त प्रयास एक देवीकृत हमले को रोक पाएगा, लेकिन अब मामले की सच्चाई देखकर उसने सचमुच हमले को रोक दिया था, हालांकि उसे बहुत नुकसान पहुंचा था। वेदना। रात्रि नदी राजा की प्राचीन योद्धा प्रतिमा की ज्योति बुझ गई। सोने की ज्योति धूल में मिल गई। सोने का चक्र भी गायब हो गया। बस काले पानी की थोड़ी सी शक्ति बची थी। तिरंगा दानव बग राजा बाई सेमा चला गया था और पशु आत्माएं क्षतिग्रस्त हो गई थी। उन्हें ठीक होने में कुछ समय लगेगा। तिरंगा बाई सेमा अभी भी इतना शक्तिशाली नहीं था कि किसी देवीय शक्ति को चुनौती दे सके। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास 3 ढालें होंगी। ये ढालें इतनी मजबूत हैं। अफसोस की बात है कि ये तुम्हें मार नहीं पाई, लेकिन अब तुम्हारे पास किसी ढाल का भी संरक्षण नहीं है, इसलिए तुम मर जाओगे। नाइट रिवर किंग बहुत बदसूरत लग रहा था और उसकी आंखें लालच से भरी हुई लग रही थी। हान सेन की ढाल किसी भी देवता के हमले को रोक सकती थी, और हालांकि शक्तिशाली खजानों को नष्ट नहीं किया गया था, फिर भी उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। इसका मतलब था कि नाइट रिवर किंग को लगा कि वह उन्हें मारकर ढाल के खजानों को अपने लिए ले सकता है। नाइट रिवर किंग बहुत लालची और जानलेवा लग रहा था। उसने अपनी ब्लैक वाटर पावर और मून व्हील ब्लेड का इस्तेमाल करके एक ब्लैक वाटर व्हील बनाया। हमले को और मजबूत बनाने के लिए कोई प्राचीन योद्धा प्रतिमा नहीं थी, लेकिन फिर भी ये एक किंग क्लास पावर थी। हान सेन ने अपना शरीर हिलाया और ड्रैगन के दोनों पंखों को इकट्ठा किया, जो उसकी पीठ पर थे और जो उसके कानों के पीछे थे। उसने बाओ एयर को पकड़ लिया और नाइट रिवर किंग के काले पानी के पहिए के हमले से बच निकला। नाइट रिवर किंग पागल लग रहा था और वह दहाड़ा, चलो उन्हें नरक में भेज दे ताकि वे तुम्हारा इंतजार कर सकें। चंद्रचक्र ब्लेडों की जोड़ी की ताकत कम नहीं हुई और वे जी किंग और अन्य लोगों के पीछे भेजने के लिए डरावने काले पानी के पहिए बनाते रहे। मुझे डर है कि तुम निराश हो जाओगे। हान सेन ने उसकी ओर उपहासपूर्ण दृष्टि से देखा। वेदना। हान यान से एक सोने की ढाल निकली। ये चौथा दानव बग राजा बाई सेमा था। उसके हमले से ये क्षतिग्रस्त नहीं हुई, क्योंकि सोने की बाई सेमा ने उनकी रक्षा की और काले पानी के पहियों को उन तक पहुंचने से रोक दिया। कई विशाल काले पानी के पहिए सोने के बाई सेमा पर आकर उसे काटने की कोशिश में घूम रहे थे, लेकिन उन्होंने लाख कोशिश की, लेकिन वे नए सोने के बाई सेमा की सतह को नहीं काट पाए। धिक्कार है, उसके पास अभी भी एक और खजाना है। नाइट रिवर किंग को बहुत गुस्सा आया, और इसके अलावा वह निराश और उदास भी महसूस कर रहा था। उसने हान सेन को मारने की हर संभव कोशिश की थी, लेकिन हर कोशिश नाकाम रही।
वह उसे जरा भी चोट नहीं पहुंचा पाया था। सोने के दानव बग राजा बाई सेमा की उपस्थिति ने उसके आत्मविश्वास को काफी ठेस पहुंचाई थी। प्राचीन योद्धा प्रतिमा की मदद के बिना उसकी शक्ति ढाल को भेदने के लिए पर्याप्त नहीं थी। उसकी योजना पूरी तरह से विफल हो गई थी। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि हान सेन के पास उन 4 खजानों का भंडार होगा, और किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि तिरंगा ढाल किसी देवता के हमले को रोक पाएगी। लेकिन जल्द ही नाइट रिवर किंग को कुछ उम्मीद मिल गई, और वह इसलिए क्योंकि उसने हान सेन को अपनी ओर आते देखा था। उसने खुद को सोने के दानव बग किंग बाई सेमा के अंदर सुरक्षा के लिए नहीं छिपाया था। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास 5वीं ढाल का खजाना है। नाइट रिवर किंग दहाड़ते हुए बदसूरत लग रहा था। उसका शरीर शक्ति के एक विस्फोट के साथ फट गया और काला पानी हर दिशा में फूटने लगा। वह जिस मून व्हील ब्लेड को चला रहा था, वह हान सेन की ओर एक काला पानी का पहिया ले जा रहा था। हान सेन के ड्रैगन पंख फड़फड़ाए। वह काले पानी के पहिए के पास से टेलीपोर्ट होकर नाइट रिवर किंग की ओर दौड़ा। नाइट रिवर किंग बहुत गुस्से में था और उसकी तलवार बहुत तेज थी। काले पानी के पहिए हर जगह दिखाई दे रहे थे। वे हान सेन की ओर बढ़ रहे थे और उसे टुकड़े टुकड़े कर देने की तीव्र इच्छा से उसे मार डालना चाहते थे। हान सेन ने अपना डोंगशुआन आभा मंडल बनाया और पर्पल आई बटरफ्लाई का इस्तेमाल किया, और फिर वह फिर से टेलीपोर्ट हो गया। उसकी गति और शक्ति नाइट रिवर किंग के बराबर नहीं थी। नाइट रिवर किंग के हमलों से बचना बेशक बहुत मुश्किल था। उसे अपनी सूझबूझ और भविष्यवाणी करने की क्षमता पर भरोसा करना था और हर काले पानी के पहिए से बचने के लिए ब्रेक स्पेस फ्लैश का इस्तेमाल करना था। ऐसा करके हान सेन नाइट रिवर किंग के और भी करीब आ गया। 10,000 मीटर, 5,000 मीटर, 3,000 मीटर, 2,000 मीटर, 1,000 मीटर। नाइट रिवर किंग के उन्मत्त हमले हान सेन को धीरे धीरे आगे बढ़ने से नहीं रोक पाए। आखिरकार जब हान सेन नाइट रिवर किंग से केवल 500 मीटर की दूरी पर था, हान सेन दहाड़ा। उसने अपना भूतिया दांत वाला चाकू उठाया और राक्षसी चाकू हवा में लहराया। उसने नाइट रिवर किंग की ओर वार किया। तुम राजा वर्ग के व्यक्ति की शक्ति को कम आनते हो। नाइट रिवर किंग हान सेन के उकसावे से बेहद क्रोधित था। चंद्र चक्र ब्लेड हान सेन की ओर टूट पड़ा, जिसके सिरे पर एक काला पानी का चक्र पागलों की तरह घूम रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह दुनिया और हान सेन को चीरकर अलग कर देगा। नाइट रिवर किंग को नहीं लगता था कि हान सेन कोई बराबर का प्रतिद्वंद्वी है। अपनी उन भयानक ढालों के बिना हान सेन उसके सामने एक घटिया चींटी से ज्यादा कुछ नहीं था। अब जब चींटी उसे चुनौती देने आई थी, तो नाइट रिवर किंग को गुस्सा तो आया, लेकिन साथ ही उसे उम्मीद भी जगी। वह इस बात को छिपा नहीं सका कि वह हान सेन को मारने आया था। अगर उसने हान सेन को मार भी दिया तो उसके साथ ही यह बात फैला देंगे कि उसने ढाल वगैरह तोड़ दी है। लेकिन अगर उसने हान सेन को मारकर एडवर्ड की मनचाही चीज वापस ले ली, नाइट रिवर किंग एडवर्ड और आइस ब्लू नाइट किंग के साथ एक समझौते पर चर्चा कर सकता था। एडवर्ड उस वस्तु के लिए एक प्राचीन देवता की मूर्ति की बलि देने को तैयार था जिसे वह वापस पाना चाहता था, इसलिए वह वस्तु उसे जीवित रखने के लिए पर्याप्त अच्छी होनी चाहिए। जैसे ही हान सेन की चाकू वाली हवा काले पानी के पहिए से टकराई, हान सेन ने चाकू वाली हवा हटा दी और टेलीपोर्ट हो गया। इस बार हान सेन नाइट रिवर किंग से लगभग 10 मीटर पीछे टेलीपोर्ट हो गया। मृत्यु की इच्छा। नाइट रिवर किंग को ठीक से पता था कि हान सेन कहाँ प्रकट हुआ था, और जिस क्षण हान सेन प्रकट हुआ, उसने पीछे की ओर उसकी ओर वार किया। ये बहुत नजदीक था, नाइट रिवर किंग ने सोचा। उसे यकीन नहीं था कि हान सेन अब टेलीपोर्ट करके दूर जा सकता है। जब उसने वार किया तो नाइट रिवर किंग हिल गया और उसने हान सेन को ठीक वहीं देखा। उसने अभी अभी टेलीपोर्ट किया था, इसलिए वार से बचने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। मर जाओ, नाइट रिवर किंग पागलों की तरह दहाड़ा। बाओ हान सेन हिला तक नहीं। उसका लाल शरीर हवा में तैर रहा था और वह नाइट रिवर किंग से बच नहीं पाया। उसने सिर्फ बाओ का नाम पुकारा। बाओ हान सेन के कंधे पर बैठी थी और उसने एक सफेद जेड ड्रम पकड़ा हुआ था। उसका छोटा सा हाथ ड्रम से टकराया। नाइट रिवर किंग ने माना कि जेड ड्रम ग्रह से आया था और इससे उसका चेहरा बदल गया। उसने अपनी सारी शक्ति हमलों में खर्च कर दी थी और उसके पास जेड ड्रम की ध्वनि शक्ति को रोकने के लिए पर्याप्त भंडार नहीं था। लेकिन नाइट रिवर किंग को नहीं लगता था कि जेड ड्रम कुछ खास कर सकता है, क्योंकि वह सिर्फ ड्यूक क्लास का था। किसी के लिए किंग क्लास होना मुश्किल था। राजा वर्ग के शरीर के साथ उसे जेड ड्रम की ध्वनि शक्ति का सामना करने और फिर हान सेन को मारने में पूरी तरह सक्षम होना चाहिए था। ध्वनि शक्ति से खुद को प्रभावित होने देना ठीक था।
जब नाइट रिवर किंग सोच रहा था, उसने देखा कि बाओ एर का हाथ जेड ड्रम पर पड़ा, लेकिन वह जेड ड्रम उससे अलग था जो उसे याद था। उस पर एक लाल बिच्छू छपा हुआ था। हालांकि इससे पहले कि नाइट रिवर किंग दोबारा कुछ सोच पाता, उसके सिर के अंदर एक तेज ढोल की आवाज गूंजी। डोन। नाइट रिवर किंग को ऐसा लगा जैसे उसके सिर से लेकर पूरे शरीर में किसी स्टील की छड़ घुस गई हो। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका सिर खाली हो, और शोर सुनकर वह कोई स्पष्ट विचार नहीं बना पा रहा था। उसने अपने हाथों को ऊपर उठाकर अपना सिर पकड़ लिया और चीख पड़ा। जबकि नाइट रिवर किंग टूट गया था, हान सेन को मारने वाला काला पानी का पहिया फीका पड़ गया। इतनी नजदीकी सीमा पर राजा वर्ग का कोई भी कुलीन व्यक्ति रक्त बिच्छू जेड ड्रम की शक्ति को रोकने की उम्मीद नहीं कर सकता था, खासकर बिना किसी रक्षात्मक प्रयास के। हान सेन यह जानता था क्योंकि उसने जेड ड्रम ग्रह पर रहते हुए इसका परीक्षण किया था। नाइट रिवर किंग, हमारा झगड़ा यही खत्म हो जाना चाहिए। हान सेन के भूतिया दांत वाले चाकू में एक डरावनी चाकू जैसी हवा थी। वह नाइट रिवर किंग पर वार करता हुआ आया, जो अपना सिर पकड़े हुए चीख रहा था। नाइट रिवर किंग हान सेन को मारना चाहता था, और हान सेन नाइट रिवर किंग को मारना चाहता था। नाइट रिवर किंग के गले पर एक भयानक चाकू का वार हुआ। ये शक्ति पहाड़ को भी तोड़ सकती थी, लेकिन नाइट रिवर किंग की गर्दन पर इसने सिर्फ चाकू का हल्का सा निशान छोड़ा। ब्लेड से खून तो निकला, लेकिन गला पूरी तरह नहीं कटा। किंग क्लास का शरीर मार्क्विस से कहीं ज्यादा मजबूत था। वार नाइट रिवर किंग की पूरी गर्दन को चीर नहीं सका, बस उसे थोड़ा सा ही चोट पहुंचा सका। लेकिन दर्द ने नाइट रिवर किंग को थोड़ी सी चेतना दी। डोंग। लेकिन इससे पहले कि नाइट रिवर किंग का सिर फिर से दौड़ने लगे, एक और आवाज सुनाई दी। इससे नाइट रिवर किंग का सिर एक बार फिर से भिनभिना उठा। ऐसा लगा जैसे किसी ने हथौड़े से उसके सिर पर वार किया हो और फिर उसका दिमाग निकाल लिया हो। वह फिर से चीखा। बाओ एर का हाथ ब्लड स्कॉर्पियन जेड ड्रम पर आ गया, और वह यहीं नहीं रुकी। उसके हाथ बारी बारी से जेड ड्रम पर लगातार वार करते रहे। नाइट रिवर किंग को हान सेन के इतने करीब नहीं रहना चाहिए था। अगर उनके बीच की दूरी ज्यादा होती, तो ब्लड स्कॉर्पियन जेड ड्रम का हमला इतना शक्तिशाली नहीं होता। इतनी नजदीकी से नाइट रिवर किंग ने अपनी रक्षा के लिए कोई भी ताकत बचाए बिना हान सेन पर हमला करने की कोशिश की थी। उसका किंग क्लास शरीर ब्लड स्कॉर्पियन जेड ड्रम की आवाज को झेलने में असमर्थ था। ढोल की आवाज बिच्छू की पूंछ के डंक जैसी थी, जो सीधे उसके दिमाग में चुभ रही थी। अचानक सोचना बहुत मुश्किल हो गया, और उसे लगा जैसे उसका सिर फट जाएगा। छोटी छोटी हरकतों के लिए भी जरूरी इच्छा शक्ति जुटाना लगभग नामुमकिन हो गया। बाओ एर का हाथ जेड ड्रम को सरल लय में बजाता रहा। डोन 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 डोन, लेकिन हर धड़कन मानो नाइट रिवर किंग की खोपड़ी में एक मोटी सुई और गहरी चुभ रही हो। उसने अपना सिर पकड़ लिया और जोर से चीखा। वह अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रख पाया और गिरने लगा। ढोल की गड़गड़ाहट आसमान में गूंज उठी। वह सोने के बाई सीमा से टकराए, लेकिन ढाल ने उसे रोक लिया। हान यान और बाकी लोग, जो अभी भी ढाल में सुरक्षित बैठे थे, इस आवाज से कुछ नहीं हुआ। हान सेन ने ले के साथ नाइट रिवर किंग पर वार किया। ढोल की तेज धड़कनों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। हान सेन का रक्त, जिसमें रक्तनाड़ी सूत्र की शक्ति थी, रक्त बिच्छू जेड ड्रम में गहराई तक समा गया था। हालांकि वह अभी तक जेड ड्रम को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर पाया था, फिर भी उसका कुछ रक्त बिच्छू में विलीन हो गया था। दोनों के बीच एक संबंध बनने लगा था। रक्त बिच्छू का मानना था कि हान सेन उसका एक हिस्सा था, इसलिए उसने उसे नुकसान न पहुंचाने का निर्णय लिया। हान सेन ने अपना चाकू किसी राक्षस की तरह चलाया। वह सीधे नाइट रिवर किंग के ऊपर खड़ा हो गया और रिबेट की गर्दन पर बार बार वार करता रहा। हर वार पर चाकू से धातु जैसी चीखने जैसी आवाज निकलती और गर्दन पर एक हल्का सा निशान पड़ने लगा। लेकिन नाइट रिवर किंग की सबसे बड़ी समस्या यही नहीं थी। बाओ एर का ढोल लगातार बजता रहा, और जब तक वह बजता रहा, नाइट रिवर किंग जवाबी हमला नहीं कर पाया। उसने अपना सिर पकड़ लिया, और जल्द ही उसके हर छिद्र से खून बहने लगा। हान सेन एक ही जगह पर वार करता रहा, जिससे हर वार के साथ घाव थोड़ा और बड़ा होता गया। बैंगनी चाकू की हवा पहले से कहीं ज्यादा डरावनी थी। अगर एक वार काम नहीं आया, तो 100 वार जरूर काम आएंगे। लेकिन अगर 100 वार काम नहीं आए, तो 1000 वार करने पड़ेंगे। नाइट रिवर किंग का शरीर कितना भी मजबूत क्यों न हो, उसकी एक सीमा जरूर होगी, और हान सेन उसे पालेगा। नाइट रिवर किंग हमेशा उन वारों को झेल नहीं पाएगा।
एक साधारण मार्किस तो राजा की खाल भी नहीं काट सकता था, लेकिन हान सेन के चाकू की हवा इतनी तेज थी कि वह एक साधारण मार्किस से कहीं ज्यादा लोगों को तबाह कर सकता था। यहाँ तक कि ड्यूक भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। और दांतों की शक्तियों में भी एक फाड़ने वाली शक्ति थी। जैसे ही हान सेन ने घाव पर वार किया, उसने उस दांत की शक्ति को बढ़ने दिया। बैंगनी घाव और गहरा होता गया, जबकि फाड़ने वाली शक्ति और भी तेज होती गई। बाई वेई अभी भी बाई सेमा के अंदर खड़ी थी। उसने देखा कि हान सेन ने नाइट रिवर किंग की गर्दन पर वार करना शुरू कर दिया और खून बहने लगा। ये दृश्य देखकर वह अवाक रह गई। हान सेन ने उसे कई सरप्राइज दिए थे और उसने खुद को आत्मविश्वास और बेहतरीन निर्णय क्षमता से भरपूर साबित किया था। उसके पास एक ढाल थी जो किसी भी देवता जैसे दुश्मन के वार को झेल सकती थी, और उसके अलावा उसके पास एक जेड ड्रम भी था जो राजा वर्ग के कुलीन वर्ग को भी चकित और भ्रमित कर सकता था। हान सेन की सारी संपत्ति एक्सट्रीम किंग रानी को ईर्ष्यालु बनाती थी। यदि बाई वेई को राजा या देवता जैसा हथियार चाहिए होता तो वह उन्हें आसानी से प्राप्त कर सकती थी, लेकिन ऐसा हथियार होना कोई मायने नहीं रखता। वह तो बस एक मार्क्वेस थी और वह किसी देवता रूपी हथियार की पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। उसके लिए ऐसा हथियार रखना बेकार होगा। हालांकि हान सेन की तिरंगी ढाल का इस्तेमाल मार्क्वेस भी कर सकता था और ये देवताओं के हमलों को रोक सकती थी। ये कल्पना करना मुश्किल था कि वह किस तरह का खजाना था। बाई वेई ने भी जेड ड्रम को पहचान लिया। हालांकि जेड ड्रम किंग क्लास का था, फिर भी वह जेड ड्रम पर उस तरह प्रहार नहीं कर सकती थी जैसे बाओ ए कर सकती थी। वह किंग क्लास के प्रतिद्वंद्वी पर ऐसा प्रभाव कभी नहीं डाल सकती थी। इससे भी ज्यादा भयावह बात यह थी कि जेड ड्रम का इस्तेमाल करके ऐसे विनाशकारी हमले करने वाली महिला एक बच्ची थी। वह देखने में 5 साल की बच्ची जैसी लग रही थी। हान सेन वार करता रहा और आखिरकार नाइट रिवर किंग की गर्दन कट गई। खून बह निकला और हड्डी पर भी उसके वार के निशान पड़ गए। हान सेन उस पर लगातार वार करता रहा। दांतों की शक्ति हड्डी में धंस रही थी, उसे चीर रही थी। अब हड्डी पर निशान पड़ गए थे। कच्चा। हान सेन ने फिर वार किया और उसके भूतिया दांत वाले चाकू ने हड्डी चीर दी। नाइट रिवर किंग का सिर लटक गया। नाइट रिवर किंग ढोल की आवाज सुनकर स्तब्ध रह गया था और वह प्रतिरोध नहीं कर पा रहा था। उसकी आंखों, नाक और मुंह से खून बह रहा था। हान सेन ने बाओ ए को इशारा किया कि वह ब्लड स्कॉर्पियन जेड ड्रम पर वार करना बंद करे। उसने अधमरे नाइट रिवर किंग की ओर देखा। तुम्हें मुझे मारने किसने भेजा है? हान सेन को यकीन नहीं था कि नाइट रिवर किंग में इतनी ताकत है कि वह इस ब्लू ग्रह पर आकर अकेले ही उसकी हत्या करने की कोशिश करेगा। अगर नाइट रिवर किंग के पास प्राचीन देवता की मूर्ति होती तो वह उसे उस दिन के लिए बचाकर नहीं रखता। नाइट रिवर किंग एक्सट्रीम किंग के साथ जाने से बहुत पहले ही हान सेन को मारना चाहता था। हान सेन को पहले से ही जवाब पता था, लेकिन वह फिर भी इसकी पुष्टि करना चाहता था। नाइट रिवर किंग की गर्दन टूटने की कगार पर थी और दांतों की शक्तियां घाव को और भी गहरा चीर रही थी। जैसे जैसे उसके गहरे घाव गहरे होते गए, वह जमीन पर पड़ा रहा, बिल्कुल निश्चल। उसके चेहरे से खून बह रहा था और उसकी आंखें बंद होने लगी थीं। नहीं, मत मारो मुझे। नाइट रिवर किंग की आंखें सफेद हो गई और वह बुदबुदाया। उसके मुंह से खून बह रहा था, इसलिए उसके शब्द अस्पष्ट थे। तुम्हें मुझे मारने के लिए किसने भेजा? हान सेन ने अपना प्रश्न दोहराया। इंस्पेक्टर, मुझे मत मारो। नाइट रिवर किंग के शब्द इतने स्पष्ट थे कि सारे संदेह दूर हो गए। उस आदमी की बात सुनकर हान सेन ने वार किया। उसने नाइट रिवर किंग की गर्दन काट दी, जो अभी भी उसकी दांतों की शक्ति से कटी हुई थी। नाइट रिवर किंग का सिर लुढ़क गया। किंग क्लास का एक कुलीन मारा गया था। हान सेन को यह जानना जरूरी था कि इस सब के पीछे कौन है, लेकिन नाइट रिवर किंग को जिंदा रखने से कोई फायदा नहीं होने वाला था। सिर्फ उसकी बात एडवर्ड को हराने के लिए काफी नहीं थी। अगर नाइट रिवर किंग जिंदा बच जाता तो एडवर्ड को सच्चाई को तोड़ मरोड़ने का ज्यादा मौका मिल सकता था। नाइट रिवर किंग को बचाना मुमकिन हो सकता था। नाइट रिवर किंग को मारने के बाद हान सेन ने लाश लूट ली। वहां 2 किंग क्लास मून व्हील ब्लेड्स थे और ढेर सारी दूसरी चीजें भी। लेकिन ये जानवर आत्माएं नहीं थी जो उसके आत्मा सागर में जा सकती थी। हान सेन को उन्हें शारीरिक रूप से उठाना पड़ा। वह पहले से ही अपनी बहुत सी चीजें ले जा रहा था, इसलिए उसके ले जाने की एक सीमा थी। 2 मून व्हील ब्लेड असाधारण रूप से महंगे होने चाहिए थे। उसे उन्हें और कुछ अन्य वस्तुओं को किंग श्रेणी के जेनोजेनिक जीन के बदले में बदलने में सक्षम होना चाहिए था। नाइट रिवर किंग को मारने के बाद
हान सेन अब और खोज नहीं कर सका। इसलिए उसने कैमरा नष्ट कर दिया और नाइट रिवर किंग के शरीर को वापस बेस पर ले गया। हान सेन ने कैमरा नष्ट करने के लिए नाइट रिवर किंग को दोषी ठहराया और इस बहाने से वह बहुत सी परेशानियों से बच गया। हान सेन की वापसी पर आइस ब्लू नाइट किंग क्रोधित हो गया। ऐसा इसलिए नहीं था कि नाइट रिवर किंग हान सेन को मारना चाहता था, बल्कि इसलिए कि bai वेई लगभग मारी जा चुकी थी। आइस ब्लू नाइट किंग जानना चाहता था कि आखिर हुआ क्या था। वह जानता था कि आइस ब्लू नाइट्स के किसी सदस्य ने नाइट रिवर किंग की मदद की थी, वरना रिबेट आइस ब्लू ग्रह पर घुस ही नहीं पाता। लेकिन किसी को भी फंसाने के लिए कोई सबूत नहीं था और एडवर्ड के मामले में फिलहाल कुछ नहीं किया जा सकता था। हान सेन और उनकी टीम को बेस पर तैनात कर दिया गया। उन्हें कुछ समय तक जंगल की सफाई का काम नहीं करना पड़ेगा। ... वह बेवकूफ नाइट रिवर किंग। उसने एक प्राचीन योद्धा की मूर्ति का इस्तेमाल किया और फिर भी वह कुछ मार्क्विस को नहीं मार सका। एक बीमार दिखने वाले आइस ब्लू नाइट ने कहा। नाइट रिवर किंग ज्यादा होशियार तो नहीं था, पर बेवकूफ भी नहीं था। उसके इतने नाटकीय ढंग से हारने के पीछे जरूर कोई ठोस वजह रही होगी, एडवर्ड ने सपाट लहजे में कहा। लगता है हान सेन मेरे अंदाजे से कहीं ज्यादा खतरा है। बर्फीला नीला शूरवीर भौचक्का हो गया। अब हम क्या करें? बर्फीला नीला शूरवीर राजा पूरी तरह सतर्क है। हमारे लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। अगर उन्हें गोली मिल गई तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। एडवर्ड ने सिर हिलाया। इतना नकारात्मक मत बनो नैन्सी। हमें पता चला है कि हान सेन ने वह चीज कम से कम इस ब्लू नाइट किंग या मिस्टर वाइट को तो नहीं दी। अगर उसे वह टैबलेट मिल भी गया तो भी हमारे पास उसे लेने का मौका है। ... हान सेन उन चीजों से खेल रहा था जो उसने नाइट रिवर किंग से ली थी। सबसे कीमती चीजें 2 मून व्हील ब्लेड्स थीं। ये एक राजा के लिए इस्तेमाल करने लायक हथियारों की जोड़ी थी। हान सेन को उनकी जरूरत नहीं थी क्योंकि उसके पास पहले से ही भूतिया दांत वाला चाकू था, लेकिन उसे उन्हें बेचने की कोई जल्दी नहीं थी। इसलिए उसने उन्हें हान यान के लिए बचाकर रखने का फैसला किया। लिटिल एंजल, जीरो और हान मेंगर के पास अपने हथियार थे। उन्हें अतिरिक्त चाकुओं की जरूरत नहीं थी। नाइट रिवर किंग के पास भी किंग क्लास की एक ढाल थी। दुर्भाग्य से उसे उसका इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला। नाइट रिवर किंग के पास किंग क्लास के सिर्फ यही खजाने थे। शायद वह गरीब था, या शायद उसे हत्या के अभियानों में अपनी दौलत साथ ले जाना पसंद नहीं था। हान सेन को मिले ड्यूक के कुछ खजाने और सामग्रियां पहले से ही भंडार में थीं। हान सेन उन्हें अपने लिए बचाकर रखने वाला था और उनका इस्तेमाल अपने ड्यूक जीन की संख्या बढ़ाने के लिए करने वाला था। हालांकि एक और चीज थी जिसने हान सेन का ध्यान खींचा, और वह कोई खजाना नहीं था। नाइट रिवर किंग से चुराई गई चीजों में से उसे एक बक्सा मिला जो लगभग एक हाथ के आकार का था। इसने हान सेन का ध्यान खींचा क्योंकि वह बक्सा खुद किंग क्लास के जीन से बना था। वह सामग्री सींग या 12 सिंगा जैसी लग रही थी और असामान्य रूप से कठोर थी, लेकिन उसे खजाने में बदलने के बजाय उसे सिर्फ भंडारण पात्र के रूप में इस्तेमाल किया गया था। अजीब बात यह थी कि बक्से में कोई कीमती चीज नहीं थी, बस एक साधारण डायरी थी। हान सेन ने डायरी खोली और वाकई वह बिल्कुल वैसी ही थी जैसी दिख रही थी। डायरी में नाइट रिवर किंग की हर गतिविधि दर्ज थी, यहाँ तक कि उसके दिनों की छोटी मोटी बातें भी। हान सेन को विश्वास नहीं हो रहा था कि नाइट रिवर किंग जैसा कोई व्यक्ति हर दिन डायरी में प्रविष्टियां लिखेगा। उस आदमी के लिए इतनी कीमती बक्से के अंदर एक डायरी रखना कोई मायने नहीं रखता था। इस वजह से हान सेन ने मान लिया कि डायरी जरूर किसी न किसी तरह खास होगी। उसने अपनी डोंगशुआन आभा और बैंगनी आंखों वाली तितली का इस्तेमाल किया, लेकिन नतीजा निराशाजनक रहा। यह असल में सिर्फ एक डायरी थी। पर्पल आई ने उसे दिखाया कि इसे कैसे बनाया गया था और उत्पादन औसत दर्जे का था। इसके साथ कोई बुकमार्क भी नहीं था। इसे ऐसी सामग्रियों से बनाया गया था जो जीनो ब्रह्मांड में बेहद आम थी। यहाँ तक कि इसे बनाने वाला ब्रांड भी जाना माना था। कई लोग उनके उत्पादों का इस्तेमाल करते थे। अगर डायरी सचमुच सिर्फ एक डायरी है तो शायद इसकी विषय वस्तु में कोई राज छिपा है। हान सेन को यह यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि नाइट रिवर किंग बिना किसी खास वजह के हर रोज अपनी डायरी में प्रविष्टियां लिखता होगा। हान सेन ने किताब की सामग्री सरसरी तौर पर पलटी, लेकिन कुछ भी दिलचस्प नहीं था। उसे अपनी ही समझ पर शक होने लगा। क्या नाइट रिवर किंग वाकई बहुत संवेदनशील इंसान था? क्या इसीलिए वह हर दिन अपनी डायरी में लिखता था? हान सेन ने डायरी नीचे रखी और डिब्बे में देखा। बक्सा सादा था,
ये किंग क्लास जेनोजेनिक्स की सामग्री से बना था और इसमें कोई रहस्य या छिपा हुआ डिब्बा नहीं था। ये बिल्कुल सादा था, यहाँ तक कि किसी प्रतीक से भी सजाया नहीं गया था। जीजा जी, क्या आप डायरी पढ़ रहे हैं? क्या आप सारा दिन यही करते रहे हैं? जी किंग उनके पास आए और मुस्कुराए। मुझे ये नाइट रिवर किंग के सामान में मिला। मुझे लगता है कि अंदर कुछ जरूरी चीज होगी, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिल रहा, हान सेन ने कहा। मुझे देखने दो, शायद मैं कुछ देख सकूं, जी किंग ने कहा। हान सेन ने उसे सौंप दिया। जी किंग ने कागज और जिल्द को गौर से देखा, फिर प्रविष्टियों की विषय वस्तु पर ध्यान दिया। थोड़ी देर बाद उसने कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह कोड में लिख रहा है। कैसा कोड? हान सेन ने थोड़ी उलझन में पूछा। डायरी जीनो ब्रह्मांड की आम भाषा में लिखी गई थी। वह हर शब्द जानता था। जी किंग ने डायरी में लिखी एक प्रविष्टि की ओर इशारा किया। ये जीनो ब्रह्मांड की आम भाषा है, लेकिन जब आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वह कैसे लिखता है। उसका एक पैटर्न है। ये किसी तरह का कोड है। अगर आप शब्दों को देखें तो शायद आपको पता चल जाएगा कि वह असल में क्या कह रहा है। क्या तुम मेरे लिए कोड तोड़ सकते हो? हान सेन ने पूछा। मुझे क्रिप्टोग्राफी की सिर्फ बुनियादी बातें ही पता हैं। अगर मेरे पास कोड वर्ड्स की एक सूची होती तो शायद मैं कुछ प्रगति कर पाता। हालांकि सूची के बिना मैं ये काम नहीं कर सकता। आपको इस बारे में मदद के लिए जी परिवार से संपर्क करना चाहिए। हमारे पास एक कोड ब्रेकिंग टीम है और वे इस काम में वाकई पेशेवर हैं। वे आपकी मदद कर सकते हैं। जी किंग ने नोटबुक हान सेन को वापस दे दी। हान सेन को लगा कि वह सही कह रही है। डायरी रखने के बाद वह वापस अभयारण्य में गया। उसने डायरी जी यानरान को दी और उसे बताया कि उसे नियम तोड़ने में कितनी दिक्कत हो रही है। उसके बाद हान सेन अपने गोदाम देखने गया। उसने अंडे को, जो पहले छोटी लाल चिड़िया थी, केक से उठाया। फिर उसे अमर चिड़िया के घोंसले में रख दिया, इस उम्मीद में कि वह जल्दी ही फूट जाएगा। जब तक वह गोदाम में काम पूरा कर चुका था, जी परिवार उसे प्रगति रिपोर्ट भेज चुका था। लेखन के पैटर्न उनके रिकॉर्ड में दर्ज किसी भी कोड से मेल नहीं खा रहे थे, इसलिए डायरी को समझना मुश्किल होगा। सौभाग्य से वे हान सेन के पहली बार अभयारण्यों में लौटने के बाद से ही जीनो ब्रह्मांड की भाषा पर शोध कर रहे थे, इसलिए उनके पास डायरी को समझने का अभी भी एक मौका था। बस इसमें थोड़ा समय लगेगा। उन्होंने हान सेन से 10 दिन में वापस आने को कहा और तब तक शायद उन्होंने कुछ प्रगति कर ली होगी। बेस में बहुत से लोग थे, इसलिए हान सेन जानता था कि उसे ज्यादा देर तक अभयारण्यों में नहीं रुकना चाहिए। वह अमर पक्षी का घोंसला और छोटी लाल चिड़िया का अंडा लेकर वापस आइस ब्लू ग्रह पर बेस पर पहुंच गया। आम जेनोजेनिक पक्षी के अंडों को घोंसले में फूटने में 3-4 घंटे लगते हैं, लेकिन छोटा लाल पक्षी पूरे एक दिन घोंसले में रहा था। फिर भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। हान सेन को लगा कि शायद अंडा मर गया होगा। हान सेन और उसकी टीम को अब कोई और मिशन नहीं मिला। उन्हें शक था कि आइस ब्लू नाइट किंग बाईवेई की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें रोक रहा है, लेकिन वे निश्चित नहीं थे। वे 2 हफ्तों तक बेस में फंसे रहे और उन्हें वहां से निकलने का एक भी बहाना नहीं दिया गया। लेकिन हान सेन के लिए यही आदर्श था। नाइट रिवर किंग के साथ जो हुआ, उसके बाद कौन जानता था कि बेस के बाहर प्राचीन योद्धा मूर्तियों के साथ और भी हत्यारे छिपे होंगे, बस उसे मारने के मौके की तलाश में। तिरंगे वाले दानव कीट राजा बाई सेमा को भारी नुकसान पहुंचा था। अब केवल हान यान का सोने का दानव कीट राजा बाई सेमा ही इस्तेमाल करने लायक था। अगर उनके साथ भी यही हुआ तो उनके पास इस भयानक हमले का सामना करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। शूरवीरों की निरंतर सुरक्षा में बेस की शरण में रहना वर्तमान में हान सेन के लिए सबसे अच्छा विकल्प था। ये विचार तब तक चलते रहे जब तक जी परिवार ने डायरी उन्हें वापस नहीं कर दी। जी परिवार के कोड क्रैकर काफी कुशल थे। डायरी को डिकोड करने के बाद उन्होंने नाइट रिवर किंग के संदेशों का तुरंत अनुवाद कर दिया। ये सामग्री नाइट रिवर किंग के अराजकता प्रणालियों में आने से पहले शुरू हुई थी और शुरुआती प्रविष्टियां काफी उबाऊ थीं। उनमें से प्रत्येक में बस कुछ ही शब्द थे और वे उसके दिन भर के साधारण नोट्स थे। शायद उसने आदतन उन्हें कोड में ही लिखा होगा। हालांकि जब नाइट रिवर किंग अराजकता की प्रणालियों में पहुंचा तो आइस ब्लू सिस्टम की रक्षा करते समय उस पर जेनोजेनेसिस द्वारा हमला किया गया। यहीं से डायरी दिलचस्प हो गई। नाइट रिवर किंग वहां ज्यादा समय तक नहीं रहा था, लेकिन इतने में ही उसे कुछ अजीबोगरीब चीज मिल गई। आइस ब्लू नाइट्स को बताने के बजाय उसने खुद ही गुप्त रूप से जांच शुरू कर दी। हान सेन द्वारा डायरी पढ़ना शुरू करने से 67 दिन पहले
नाइट रिवर किंग अपना दूसरा दिन आइस ब्लू सिस्टम के किनारे पर रक्षात्मक रूप से तैनात रहकर बिता रहा था। अज्ञात जीवों का एक समूह आइस ब्लू सिस्टम की सीमा तक पहुंच गया था और पहरे पर तैनात आइस ब्लू नाइट्स पर हमला कर दिया था। तब नाइट रिवर किंग ने ये नोट बनाया था। यह यही था, ये हमेशा से यही था। इसका कोई खास मतलब नहीं निकला। हान सेन को ठीक से पता नहीं था कि इसका क्या मतलब है, लेकिन इससे साफ जाहिर था कि नाइट रिवर किंग को कुछ मिल गया है। हान सेन नाइट रिवर किंग की डायरी देखता रहा। उसने देखा कि अगले कुछ दिनों में हर प्रविष्टि छोटी होती जा रही थी। यह अभी भी यहाँ है। बैंगनी 7वां संक्रमित है, कुछ भी असामान्य नहीं मिला है। 30 सेकंड संक्रमित है, कुछ भी असामान्य नहीं है। ... पहला असामान्य है। निरीक्षण जारी है। छोटी छोटी प्रविष्टियां पूरे 1 महीने तक चलती रहीं। ऐसा लग रहा था जैसे नाइट रिवर किंग को कुछ मिल गया हो, और हालांकि उसकी प्रविष्टियां छोटी और ज्यादातर भावशून्य थी, हान सेन उस चिंता को भांप सकता था जो नाइट रिवर किंग लिखते समय उसमें भर गई थी। मुझे आश्चर्य है कि उसे ऐसा क्या मिला जिससे वह इतना डर गया। उसके नोट्स किस बारे में बात कर रहे हैं? हान सेन ने भौहें चढ़ाकर सोचा। उसके पास अभी तक कोई जवाब नहीं था। डायरी कुछ समय तक इसी तरह चलती रही। प्रविष्टियां नाइट रिवर किंग के आने और हान सेन को मारने की कोशिश करने से कुछ दिन पहले तक जाती थी। उस समय डायरी में कुछ नया शामिल था। एडवर्ड ने मुझे हान सेन को मारने के लिए कहा था। ये जोखिम भरा है, लेकिन कोशिश करने लायक है। अगर मैं कामयाब हो गया तो मैं इससे दूर रह सकता हूँ। हान सेन ने फिर भौहें चढ़ाईं। नाइट रिवर किंग जानता था कि एडवर्ड की मदद करना एक खतरनाक काम होगा, लेकिन वह इस रहस्यमयी चीज से और भी ज्यादा डरा हुआ था। अगले कुछ दिनों तक नाइट रिवर किंग ने अपना अवलोकन जारी रखा। वह अब भी अक्सर उस और गिने हुए जीवों का जिक्र करता रहा। उन गिने हुए जीवों में कई अजीबोगरीब बदलाव आए थे। नाइट रिवर किंग के हान सेन को मारने आने से 1 दिन पहले उसने अपनी आखिरी प्रविष्टि लिखी थी। उसने कुछ ऐसा देखा था जिससे वह बहुत हैरान था। उसकी आखिरी प्रविष्टि बाकी प्रविष्टियों से काफी लंबी थी। उसमें जो लिखा था उसे पढ़कर हान सेन को अविश्वास का एक अजीब सा एहसास हुआ। हे भगवान, 7वां राजा वर्ग बन गया। इसने 7वें नंबर को प्रभावित किया। वह शक्ति क्या है? क्या ये खतरनाक है? क्या मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ? नाइट रिवर किंग बहुत घबराया हुआ लग रहा था और उसने कई सवालिया निशान लगाए। नाइट रिवर किंग ने क्या देखा? वह किन संख्याओं की बात कर रहा है? क्या ये जीवों को राजा वर्ग तक बढ़ा सकता है? अगर यह आइस ब्लू सिस्टम के अंदर है और नाइट रिवर किंग इसे इतनी बार देखता था, तो यह बाकी सभी आइस ब्लू नाइट्स की नज़र से बच नहीं सकता। हान सेन ने मन ही मन सोचते हुए भौहें चढ़ाईं। लेकिन नाइट रिवर किंग की डायरी में एक बार भी ठीक नहीं लिखा था कि ये क्या था। इसलिए हान सेन इसकी प्रकृति का सही अंदाजा नहीं लगा सका। बैंगनी, नाइट रिवर किंग ने इसे पाया, लेकिन उसके साथ मौजूद आइस ब्लू नाइट्स ने नहीं। उसने कहा कि इसने कई जीवों को प्रभावित किया और उनमें से एक किंग क्लास बन गया। हान सेन ने कई सुरागों को छांटा, लेकिन आगे बढ़ने लायक कुछ भी ठोस नहीं मिला। लगता है मुझे वहां जाना होगा जहां नाइट रिवर किंग मूल रूप से तैनात था। अगर मैं वहां जाऊं तो शायद पता चल जाए कि वह किस बारे में बात कर रहा है, हान सेन सोचने लगा। ये तो बस अफसोस की बात थी कि आइस ब्लू नाइट्स के पास सिस्टम का एक इंच हिस्सा था। वह जहां चाहे वहां नहीं जा सकता था। हान सेन ने नाइट रिवर किंग को सिस्टम की सीमाओं के बारे में और जानकारी मांगने के बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया। जब तक नाइट रिवर किंग आइस ब्लू नाइट्स के साथ सीमा पर था, तब तक उनमें से किसी को भी ड्यूक से किंग वर्ग में रैंक नहीं मिली थी। हान सेन ने सोचा था कि ये संख्याएं शायद आइस ब्लू नाइट्स की ओर इशारा करती हैं जो नाइट रिवर किंग के साथ काम कर रहे थे, लेकिन यह एक गलत धारणा थी। ये संख्याएं किसका संदर्भ दे रही हैं? अगर मैं ये समझ जाऊं तो इन्हें ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, हान सेन ने कराहते हुए कहा। नाइट रिवर किंग की अंतिम डायरी प्रविष्टि हान सेन के लिए बहुत ही दिलचस्प थी। यदि रहस्यमय ये किसी अन्य प्राणी को राजा वर्ग में बढ़ा सकता है, तो हान सेन को ये पता लगाने में बहुत दिलचस्पी थी कि वह क्या था। लेकिन चूंकि इसने नाइट रिवर किंग को इतना भयभीत कर दिया था, इसलिए ये संभवतः काफी खतरनाक भी था। मैं वहां कैसे पहुंचूं जहां नाइट रिवर किंग गार्ड के रूप में तैनात था? हान सेन ने वहां पहुंचने का कोई रास्ता सोचने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उपाय समझ नहीं आ रहा था। हान सेन को आइस ब्लू सिस्टम के बिल्कुल किनारे तक पहुंचना था और उन पदों पर सिर्फ योग्य आइस ब्लू नाइट्स ही आ सकते थे। हान सेन सिर्फ एक बैकअप नाइट था, इसलिए वह इस पद के लिए योग्य नहीं था।
उसे जाने की इजाज़त नहीं मिलती, भले ही वो सचमुच जाना चाहता हो। इसके अलावा हान सेन को वहां अकेले जाना ठीक नहीं लगा। एडवर्ड उस टैबलेट को वापस पाने के लिए उससे निपटने का कोई न कोई तरीका ज़रूर निकाल लेगा, और एडवर्ड ऐसी जगह का फ़ायदा ज़रूर उठा सकता था। लेकिन बेस में फंसे होने के कारण, ये पता न लगा पाने के कारण कि नाइट रिवर किंग क्या बात कर रहा था, हान सेन को एक खुजली सी महसूस हुई। अगर वह चीज़ उतनी ही खतरनाक थी जितनी नाइट रिवर किंग ने बताई थी, तो पूरी संभावना थी कि वह पूरे आइस ब्लू सिस्टम के लिए खतरा थी। हान सेन भी उस खतरे में शामिल था। एक बैकअप नाइट ने हान सेन के दरवाजे पर दस्तक दी। हान सेन, नाइट किंग ने आपको अपने दफ्तर में मिलने के लिए बुलाया है। ठीक है, मैं आ जाऊंगा, हान सेन ने हाथ हिलाकर धन्यवाद कहा। वह उठा और सीधा आइस ब्लू नाइट किंग के दफ्तर में गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आइस ब्लू नाइट किंग ने उसे क्यों बुलाया है। जब हान सेन आइस ब्लू नाइट किंग के दफ्तर पहुंचा, तो नाइट किंग और मिस्टर वाइट पहले से ही वहां मौजूद थे। हान सेन के अंदर आते ही दोनों ने उसे अजीब सी नज़रों से देखा। आह, मिस्टर नाइट किंग, क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए? हान सेन ने खांसते हुए पूछा। आइस ब्लू नाइट किंग ने हान सेन को देखते हुए आंखें तिरछी कर लीं। बच्चे, तुम अच्छे हो। तुम बिल्कुल मेरी जवानी के दिनों जैसे हो। मिस्टर नाइट किंग, इसका क्या मतलब है? हान सेन ने थोड़ी उलझन के साथ आइस ब्लू नाइट को देखा। आइस ब्लू नाइट किंग ने हान सेन को एक फॉर्म दिया, जिस पर हस्ताक्षर के लिए एक खाली जगह थी। रानी बाई वे आपको अपने साथ एक्सट्रीम किंग के गृहलोक जाने के लिए आमंत्रित करना चाहती हैं। अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है। अगर आप इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, तो आप रानी बाई वे के साथ जा सकते हैं। हान सेन को यात्रा के बारे में संक्षिप्त जानकारी देने के बाद बर्फ के नीले शूरवीर राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अच्छे हो। घमंडी छोटी रानी बाई वे की इच्छा पूरी करने में तुम्हें बस कुछ ही दिन लगे। वह एक अनोखी प्रतिभाशाली लड़की है। चरम राजा के कई कुलीन उससे शादी करना चाहते हैं, लेकिन उसने उनमें से किसी के भी प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। मुझे यकीन है कि मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। तुम गलत समझ रही हो। मुझे लगता है कि रानी बाई वे सिर्फ मेरी शक्ति की प्रशंसा करती हैं। हान सेन आइस ब्लू नाइट किंग के उसकी प्रतिभा के वर्णन से सहमत नहीं था, लेकिन फिर भी बाई वे मजबूत थी। उसका शरीर हान सेन से कमजोर नहीं था, और हर लिहाज से और हर पैमाने पर वह एक बेहतरीन माकीस थी। हालांकि ये कहना अतिशयोक्ति होगी कि वह अद्वितीय प्रतिभाशाली थी। लोन बैम्बू की फिटनेस बाई वे जितनी ही मजबूत थी, और ये कहना भी सही होगा कि वह ज्यादा कुशल थी। ऐसा लग रहा था कि मिस्टर वाइट हान सेन की असलियत समझ गए थे। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, हो सकता है आपने यह न सुना हो, लेकिन एक्सट्रीम किंग में कुछ खास बात है। 3 सर्वोच्च जातियों में शामिल होने के अपने फायदे हैं। अभी क्वीन बाई वे सर्वोच्च श्रेणी की हैं। हो सकता है कि वह ब्रह्मांड की सबसे ताकतवर न हो, लेकिन अगर वह किंग क्लास बन जाती है और अपने किंग बॉडी को सक्रिय कर लेती हैं, तो उनके जैसे किसी के लिए अर्धदेवी रूपी दुश्मन को मारना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। वह पूरी तरह से देवरूपी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ भी अपनी पकड़ बनाए रख सकती हैं। राजा का शरीर। हान सेन ने आश्चर्य से मिस्टर वाइट की ओर देखा। यह कोई रहस्य नहीं है। हालांकि चरम राजा प्राचीन देवताओं की तरह देवत्व प्राप्त नहीं कर सकते, फिर भी हमारे पास राजा शरीर है। जब तक हम राजा वर प्राप्त कर लेते हैं, हम राजा शरीर को सक्रिय कर सकते हैं। ये शक्ति हमें समान स्तर के राजाओं से अधिक शक्तिशाली बनाती है। हालांकि इसमें बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होती है, और इसका अनंत काल तक उपयोग नहीं किया जा सकता। फिर भी ये काफी शक्तिशाली है। इसके अलावा एक बार जब हम देवत्व प्राप्त कर लेते हैं, तो राजा शरीर हमें शक्ति प्रदान कर सकता है। यह एक देवत्व प्राप्त चरम राजा को औसत देवत्व प्राप्त राजाओं से अधिक शक्तिशाली बनाता है। मिस्टर वाइट कुछ देर रुके, फिर बोले, पता चला है कि रानी बाई वी के पास एक बहुत ही शानदार राजा का शरीर है। वह चरम राजाओं में सबसे प्रतिभाशाली लोगों में से एक हैं। अगर वह राजा वर्ग में आ जाती हैं, तो उन्हें देवत्व प्राप्त हो सकता है। यह इतना बढ़िया है। हान सेन हैरान था। मिस्टर वाइट इस विषय पर गहराई से चर्चा करने के लिए बिल्कुल तैयार लग रहे थे। आइस ब्लू नाइट किंग ने हान सेन की ओर देखा और कहा, मिस्टर वाइट ने आपसे बहुत कुछ कहा है, इसलिए आपको हमारी स्थिति समझनी चाहिए। मैं समझ गया, मैं उससे दूर रहूंगा। हान सेन ने सिर हिलाया। बाई वे जैसी प्रतिभा के साथ वह चरम राजा के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, और उसकी शादी एक बहुत ही जटिल राजनीतिक मामला होगा। हान सेन के सामने खड़े 2 आदमी उसे चेतावनी दे रहे थे।
वे नहीं चाहते थे कि वह बाई वेई का पीछा करे। तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हम शायद हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। बस अपने आप पर नियंत्रण रखो और उसकी अवज्ञा मत करो। रानी बाई वेई का वफादार रक्षक होना एक महत्वपूर्ण पद है। इस पद से तुम्हें बहुत फायदा होगा। आइस ब्लू नाइट किंग मुस्कुराया। मुझे इतनी जल्दी जाना पसंद नहीं। प्लीज मुझे कुछ समय के लिए आइस ब्लू सिस्टम में रहने दो। हान सेन खुद को एक्सट्रीम किंग को बेचने में दिलचस्पी नहीं रखता था। हान सेन को वफादार पहरेदार बनने में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी और उसे अभी तक प्लेट का इस्तेमाल करना भी नहीं आया था। उसे ये भी पता नहीं था कि नाइट रिवर किंग ने आइस ब्लू सिस्टम की सीमा पर क्या खोजा था। वह इतने सारे खाली हाथ नहीं जाना चाहता था। ये संभव नहीं होगा। ये स्थानांतरण आदेश सीधे राजा बाई से आ रहा है। आपको और आपकी टीम को रानी बाई वेई के साथ एक्सट्रीम किंग होमवर्ल्ड जाना होगा, आइस ब्लू नाइट किंग ने कहा। उसने कहा था कि वह सजा के तौर पर यहाँ आए है और वह इतनी जल्दी वापस जा रही है। हान सेन के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। नाइट रिवर किंग के साथ जो हुआ उसके बाद किंग बाई को लगता है कि वह यहाँ सुरक्षित नहीं है, इसलिए उसे वापस लौटने के लिए मजबूर किया जा रहा है, मिस्टर व्हाइट ने कहा। अपने कमरों में वापस जाओ और तैयार हो जाओ। 2 दिन में मैं तुम्हें एक्सट्रीम किंग के पास ले जाऊंगा ताकि तुम्हें कुछ और न हो। आइस ब्लू नाइट किंग ने फिर हाथ हिलाकर मना कर दिया। हान सेन को आइस ब्लू नाइट किंग के कार्यालय से बाहर निकलना पड़ा। चलते हुए उसने मन ही मन सोचा, क्या राजा बाई को पता चल गया है कि मैंने अमर पक्षी का घोंसला ले लिया है? क्या इसीलिए वह मुझे बुला रहा है? 2 हफ्ते हो गए थे और छोटी लाल चिड़िया पूरे समय घोंसले में चुपचाप रही थी। हान सेन ने दूसरे पक्षियों के अंडे अंदर डाल दिए थे और 2 घंटे के अंदर वे अंडे से निकल आए। इसका मतलब था कि घोंसले में अभी भी शक्ति थी। उसे बस समझ नहीं आ रहा था कि छोटी लाल चिड़िया को अंडे से निकलने में इतना समय क्यों लग रहा था। मुझे उम्मीद है कि चरम राजा के पास जाने से पहले छोटी लाल चिड़िया अंडे से निकल आएगी। अगर अमर पक्षी का घोंसला राजा बाई ने ले लिया तो मेरे पास कोई मौका नहीं बचेगा। अपने कमरे में वापस आकर हान सेन ने हान यान और उसके साथियों को अपनी स्थिति बताई। वे कुछ ही दिनों में एक्सट्रीम किंग के पास जाने की तैयारी कर रहे थे। एडवर्ड ने ये खबर सुनी और वह उदास हो गया। अगर हान सेन होमवर्ल्ड चला गया तो हम उस वस्तु को पाने का मौका खो देंगे। आइस ब्लू नाइट के बोलते ही उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। एडवर्ड ने कहा, हम उसे एक्सट्रीम किंग के पास जाने की इजाज़त नहीं दे सकते। उसे यही रहना होगा। हम उसे कैसे रोकेंगे? नाइट रिवर किंग वाली घटना के बाद आइस ब्लू नाइट किंग खुद हान सेन को एक्सट्रीम किंग के पास ले जाने वाले हैं। हमारे पास कोई मौका नहीं होगा। तुम आइस ब्लू नाइट किंग के वफादार लोगों से मुकाबला करना चाहते हो। हम इतने मजबूत नहीं हैं। शायद नहीं। एडवर्ड के मन में अचानक एक विचार आया। एकमात्र रास्ता आइस ब्लू नाइट किंग के साथ सहयोग करना है। क्या? आइस ब्लू नाइट अपनी कुर्सी से उछल पड़ा और एडवर्ड को चौड़ी आंखों से घूरने लगा। तुम आइस ब्लू नाइट किंग को बताने वाले हो कि हान सेन ने अवशेष ले लिया है? हाँ, एडवर्ड ने सिर हिलाया। नहीं, बिल्कुल नहीं, आइस ब्लू नाइट चिल्लाया। यही एकमात्र तरीका है। इसी तरह हम हान सेन और उस चीज को रखते हैं, एडवर्ड ने ठंडे स्वर में कहा। लेकिन आइस ब्लू नाइट की बात पूरी होने से पहले ही एडवर्ड ने बीच में ही टोक दिया। इसमें कोई लेकिन नहीं है। यही एकमात्र रास्ता है। एडवर्ड ने सोचते हुए आंखें सिकुड़ी। यह मत भूलना कि आइस ब्लू नाइट किंग को अवशेष के बारे में पता नहीं है। आइस ब्लू नाइट चौंक गया। वह बैठ गया और जबरदस्ती खुद को शांत किया। फिर बोला, तुम्हारा मतलब है कि हम आइस ब्लू नाइट किंग को बताएंगे कि हान सेन के पास एक अवशेष है, लेकिन हम उसे यह नहीं बताएंगे कि वह क्या है। हान सेन अपने बिस्तर पर सो रहा था और लिटिल सिल्वर उसके बगल में लेटा हुआ था। लिटिल सिल्वर अचानक उठा और उसके शरीर में चांदी जैसी बिजली चमक उठी। उसकी चमक बढ़ती गई और कमरा अस्त व्यस्त चमकों से रोशन हो गया। उसकी चांदी जैसी आंखें दरवाजे की ओर घूर रही थीं। हान सेन जाग गया और कमरे की दूसरी ओर लिटिल स्टार भी नींद से जाग रहा था। हान यान और अन्य लड़कियां हॉल के नीचे अगले कमरे में सो रही थीं। जब हान सेन ने डोंगशुआन आभा से हॉल को देखा तो उसका चेहरा सख्त हो गया। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, दरवाजे पर दस्तक हुई। हान सेन, नाइट किंग आपसे मिलना चाहते हैं, नाइट ने संदेश देते हुए कहा। उसकी आवाज दरवाजे के ठीक बाहर से आ रही थी। आमतौर पर हान सेन को इस घुसपैठ से कोई आपत्ति नहीं होती और वह विनम्रता से दरवाजा खोल देता, लेकिन इस बार मामला अलग था। छोटा सिल्वर बहुत होशियार था
और वह हमेशा पहचान लेता था कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। अगर वह बेस में एक आइस ब्लू नाइट से दुश्मनी दिखा रहा था तो जरूर कोई वजह रही होगी। वह अपनी ताकत ऐसे इकट्ठा कर रहा था मानो किसी लड़ाई की तैयारी कर रहा हो। हान सेन ने अपने डोंगशुआन आभा से कमरे के बाहर का नज़ारा देखा और उसके गले में एक गांठ सी पड़ गई। ऐसा लगा जैसे कोई पहाड़ जितना बड़ा पत्थर उसके दिल में धंस गया हो। आइस ब्लू नाइट किंग बाहर है, हान सेन ने सोचा। हालांकि वह आइस ब्लू नाइट किंग की उपस्थिति को न तो देख पा रहा था और न ही महसूस कर पा रहा था, लेकिन हान सेन की इंद्रियां उसे बता रही थी कि वह आदमी वहां पहाड़ की तरह मंडरा रहा है। हालांकि हान सेन को नहीं पता था कि आइस ब्लू नाइट किंग व्यक्तिगत रूप से क्यों आए थे, लेकिन उन्हें पता था कि यह किसी अच्छे काम के लिए नहीं था। इसके अलावा जिस नाइट ने दरवाज़ा खटखटाया था, उसने कहा था कि नाइट किंग हान सेन से मिलना चाहते हैं। उसने उनके वहां पहले से मौजूद होने का कोई जिक्र नहीं किया था। अब आइस ब्लू नाइट किंग कमरे के बाहर खड़ा अपनी उपस्थिति छुपा रहा था। यह असामान्य होने के साथ साथ बिल्कुल असभ्य भी था। ठीक है, 1 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ, हान सेन ने कपड़े पहनने का नाटक करते हुए वापस बुलाया। हान सेन ने अपने डोंगशुआन आभा मंडल का इस्तेमाल करके फिर से कमरे के बाहर झांका। वहां उसने दूसरे आइस ब्लू नाइट्स को लड़कियों के कमरे का दरवाज़ा खटखटाते पाया। हान सेन की घबराहट उसे बीमार करने लगी थी। जल्दी से सोचते हुए हान सेन ने लिटिल सिल्वरन को उठाया और उसे लिटिल स्टार की पीठ पर बिठा दिया। लिटिल स्टार जानता था कि हान सेन क्या चाहता है, इसलिए उसने तुरंत अपना स्टारसी ट्रेवल चालू किया और उन्हें दीवार पार करके अगले कमरे में ले गया। जब लिटिल स्टार हान सेन और लिटिल सिल्वर के साथ दीवार फांद कर आया तो हान यान और बाकी लोग थोड़ा चौंक गए। वे हैरान जरूर दिखे, लेकिन जल्दी ही उन्हें समझ आ गया कि क्या हो रहा है। हान सेन के पास समझाने का समय नहीं था, इसलिए उसने डेस्टिनी स्टोवर को बुलाया और धीरे से कहा, अंदर आ जाओ। जीरो और हान मेंगर बिना कुछ कहे अंदर कूद पड़े। जी किंग कुछ पूछने ही वाली थी कि इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाती, हान यान ने उसे अंदर खींच लिया। हुआन फू जिन बहुत तेज थी और वह बिना एक पल की भी हिचकिचाहट के कूद पड़ी। हान सेन ने लिटिल सिल्वर और लिटिल स्टार को भी अंदर फेंक दिया। सिर्फ बाओ एर ही हान सेन के कंधे पर रह गया। लिटिल एंजल बिल्कुल स्थिर खड़ी दरवाजे की ओर देख रही थी। अंदर आओ, हान सेन ने धीरे से फुसफुसाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लिटिल एंजल को क्या हुआ है। उसने पहले कभी किसी आदेश का उल्लंघन नहीं किया था। नन्ही परी डेस्टिनी स्टोवर में नहीं गई, बल्कि वह सीधे हान सेन के पास पहुंची और अपने पंख फैला दिए। उसके सिर के ऊपर एक दिव्य प्रभामंडल चमक उठा। उसका युवा शरीर अचानक सुनहरे लहराते बालों वाली एक सुडौल परी में बदल गया। उसके हाथ में एक क्रिस्टल पंख वाली तलवार दिखाई दी। नन्ही परी ने अपना फरिश्ता मोड चालू कर दिया था। उसे खतरा महसूस हो गया था। मैं इससे निपट सकता हूँ, बस तुम्हें अंदर जाना होगा। हान सेन को एहसास हुआ कि आइस ब्लू नाइट किंग दरवाजे के ठीक बाहर है। उसे पता था कि हान सेन दूसरे कमरे में चला गया है। इससे पहले कि हान सेन कुछ और कह पाता, नन्ही परी ने अपने फरिश्ते पंख फड़फड़ाए, हान सेन के सामने उड़ी और अपने फरिश्ते जैसे पंख और फैला दिए। उसकी साफ आंखों ने सीधे हान सेन को देखा और फिर उसके लाल होंठ उसके होंठों की ओर झुक गए। उसने उसे जोर से चूमा। हान सेन ने अपने मुंह से शक्ति का एक ताज़ा झोंका महसूस किया। नन्ही परी का पूरा शरीर पवित्र प्रकाश से चमक रहा था और वह पवित्र प्रकाश सीधे हान सेन में समा गया। धमाका! हान सेन की पीठ पर फरिश्ते के पंख फैल गए और उसके सिर पर एक प्रभामंडल सा छा गया। उसका पूरा शरीर सफ़ेद रोशनी से चमक उठा और एक पंखदार फरिश्ते जैसी तलवार उसके हाथ में आ गई। शुद्ध दिव्य शक्ति हान सेन की अपनी शक्ति के साथ मिल रही थी। हान सेन को लगा कि उसकी शक्ति अविश्वसनीय रूप से बढ़ गई है। हान सेन को ये देखकर आश्चर्य हुआ। नन्ही परी ने तब से यह शक्ति प्रदर्शित नहीं की थी जब से वह एक साधारण जानवर आत्मा नहीं रही थी। चूंकि अब उसके पास एक असली शरीर था, उसने सोचा भी नहीं था कि वह अब भी खुद को उसके साथ मिला सकती है। हान सेन और लिटिल एंजल दोनों ही माक्विस थे, लेकिन लिटिल एंजल की शक्ति बहुत स्पष्ट थी। वह लगभग हान सेन जितनी ही शक्तिशाली थी। दोनों माकीस शक्तियां एक साथ मिल गईं और हान सेन की शक्ति माकीस की शक्ति की सीमा को पार कर गई। उसका पूरा शरीर अविश्वसनीय लग रहा था। हान सेन जानता था कि लिटिल एंजल ने उसके साथ इसलिए हाथ मिलाया है क्योंकि उसे आसन्न और गंभीर खतरे का आभास हो गया था। अगर ऐसा न होता तो वह इतना बड़ा कदम न उठाती।
जैसे ही हान सेन ने डेस्टिनीज टावर को वापस आत्मा के सागर में डाला, कमरे का दरवाजा जोर से खुल गया। हान सेन ने आइस ब्लू नाइट किंग को अंदर आते देखा। उसने कोई शक्ति का प्रयोग नहीं किया, लेकिन हान सेन को दबाव की लहरें अपने ऊपर से उठती हुई महसूस हुई। ये एक अर्धदेवीभूत प्राणी की शक्ति थी। वह यशा से कमजोर नहीं था। बाओ ए, हान सेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी पीठ और कानों के लिए ड्रैगन के पंख बनाए, फिर अपने पत्थर के गाय के शरीर का इस्तेमाल किया। उसकी त्वचा लाल दिख रही थी और उसके पीछे ड्रैगन और फरिश्ते जैसे पंख फैले हुए थे। वेदना। बाओ एर का हाथ ब्लड स्कॉर्पियन ज़ेड ड्रम की सतह पर थपथपा। ड्रम से एक शॉकवेव निकली और हान सेन ने अपने 3 जोड़ी पंख फड़फड़ाए। वह पीछे की दीवार पर टेलीपोर्ट हो गया। बर्फ के नीले रंग के नाइट किंग ने भौहें चढ़ाईं। उसने खुद को बचाने के लिए एक नीले प्रभामंडल का इस्तेमाल किया। शॉकवेव बिच्छू की पूंछ जैसी थी, जो नाइट किंग के सिर पर लगी और डंक मार रही थी। लेकिन नीला प्रभामंडल उसके चारों ओर घूम गया और डंक उसे ठीक से नहीं लग सका। हान सेन, मैं तुमसे साफ साफ पूछूंगा, क्या तुम इस सेना को छोड़कर जाने वाले हो? आइस ब्लू नाइट किंग ने हान सेन को घूरा। उसकी नज़रें हान सेन के टेलीपोर्टेशन पर तुरंत टिक गई थी। जैसे ही उसने ये कहा, उसके अंदर से एक भयावह शक्ति निकली। हान सेन एक गलियारे में टेलीपोर्ट हो गया और नाइट किंग की शक्ति तुरंत उस पर उतर आई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई पहाड़ उस पर टूट पड़ा हो और वह लगभग जमीन पर गिर पड़ा। अगर तुम मुझे समझाने देते तो तुम यहाँ ऐसे नहीं आते, हान सेन ने सपाट लहजे में कहा। फिर वह आइस ब्लू नाइट किंग के ही दुश्मनों से लड़ने के लिए शक्ति से भर गया। वह टेलीपोर्ट होकर बेस की छत तोड़ता हुआ निकल गया। अब वह हवा में था। हान सेन को समझ नहीं आ रहा था कि वह बच पाएगा या नहीं, लेकिन इस बार अभयारण्य में वापस जाना कोई विकल्प नहीं था। हान यान और बाकी लोग डेस्टिनीज टावर में थे। अपनी ताकत के स्तर को देखते हुए अभयारण्य के प्रतिबंधों से उन्हें नुकसान पहुंच सकता था। डेस्टिनीज टावर भी उन्हें इससे नहीं बचा सकता था। अगर वह उन्हें वापस अभयारण्य में ले जाता तो या तो वे खुद को नष्ट कर लेते या अभयारण्य से बाहर फेंक दिए जाते। दोनों ही विकल्प मौत की ओर ले जाते। हान सेन ने दांत पीस लिए। इससे पहले कि वह फिर से टेलीपोर्ट होता, आइस ब्लू नाइट किंग भी हवा में ऊपर उठ गया। राजा ने ऊपर से हान सेन को देखा। उसने जो दबाव डाला उसे समझाना मुश्किल था, लेकिन इससे हान सेन को ऐसा लगा जैसे वह आदमी कोई देवता हो। हान सेन चाहे कहीं भी भागे, वह इस भयानक प्राणी से बच नहीं सकता था। हान सेन, तुम अभी भी इससे पीछे हट सकते हो, आइस ब्लू नाइट किंग ने गंभीरता से कहा। हान सेन ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वह सोचता रहा। आइस ब्लू नाइट किंग का हान सेन से कोई निजी दुश्मनी नहीं थी। दरअसल यशा के साथ उनके आपसी संबंध को देखते हुए आइस ब्लू नाइट किंग को उनसे बिल्कुल भी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए थी। और ऊपर से बाय वेई को बहुत जल्द हान सेन को एक्सट्रीम किंग के पास ले जाना था। आइस ब्लू नाइट किंग के लिए अभी उन पर हमला करने का कोई कारण नहीं था। यह एक्सट्रीम किंग के शासक की इच्छा के विरुद्ध था और इसलिए इसे एक बहुत ही गंभीर अपराध माना जा सकता था। हान सेन ने इसके बारे में सोचते हुए उसे केवल उस पत्थर की पट्टिका पर ही पिन किया जो उसके पास थी। एडवर्ड ने पत्थर की पट्टिका पर अपना हाथ पाने के लिए प्राचीन देवता की मूर्ति का भी इस्तेमाल किया था। अगर आइस ब्लू नाइट किंग को पत्थर की पट्टिका के बारे में पता होता तो वह मुझ पर पहले ही हमला कर देता। उसने इस पल का इंतजार क्यों किया? उसे अभी अभी पता चला होगा और सिर्फ एडवर्ड ही जानता है कि मैंने पत्थर की पट्टिका ले ली है। लेकिन अगर ऐसा है तो एडवर्ड को अचानक आइस ब्लू नाइट किंग को ये बताने की क्या जरूरत पड़ी कि मेरे पास पत्थर की पट्टिका है? हान सेन ने सोचा, जल्दी से इसका हल ढूंढने की कोशिश करते हुए। ठीक है, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि बाय वे अब मुझे ले जाना चाहती है। एडवर्ड को पता होना चाहिए कि वह मुझे रोक नहीं सकता। आइस ब्लू नाइट किंग को बताना ही उसका आखिरी उपाय होता। लगता है इस पत्थर की पट्टिका की कीमत मेरे अनुमान से कहीं ज्यादा है। यहाँ तक कि बर्फ के नीले शूरवीर राजा भी मुझे यहाँ रखने की कोशिश करके राजा के आदेश के विरुद्ध जाने को तैयार हैं। अगर वे मुझे यहाँ रखने के लिए इतने बेताब हैं तो शायद पत्थर की पट्टिका यही काम करेगी। वरना जब मैं चरम राजा के पास पहुँच जाऊंगा तो वे इसे वापस पाने का कोई रास्ता सोच सकते हैं। इतनी बेपरवाह योजना के साथ अपने ही शासक के आदेश के विरुद्ध जाने के लिए उन्हें अविश्वसनीय रूप से प्रेरित होना होगा। हान सेन ने अपना सिर ऊपर उठाकर आसमान में बर्फ के नीले नाइट किंग को देखा। अगर वह चाहता तो हान सेन को मार ही सकता था। उस आदमी की ताकत और प्रतिष्ठा को देखते हुए वह शायद हान सेन की हत्या करके बच भी सकता था।
शायद उसने यिशा की याद के कारण अपना हाथ रोक लिया था। शायद वह असल में हान सेन को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था और उसे बस वह गोली चाहिए थी। लेकिन हान सेन टैबलेट नहीं देना चाहता था, इसलिए हितों का टकराव था। अगर हान सेन टैबलेट सौंप देता तो आइस ब्लू नाइट किंग हान सेन के पीछे आना बंद कर देता। मामला चाहे जो भी हो, ऐसा नहीं लग रहा था कि वह टैबलेट मिलने तक रुकेगा, और उसे टैबलेट तो हर हाल में मिल ही जाएगा। अरे, एडवर्ड को कैसे पता चला कि मैंने पत्थर की गोली ले ली है? उन्हें ये जानने का कोई तरीका नहीं होना चाहिए कि पत्थर की गोली क्या करती है। मेरे लेने के बाद उसे कैसे पता चला? हान सेन ने आह भरी। वह बहुत सावधान था, लेकिन फिर भी एडवर्ड को चोरी का पता चल गया। हालांकि उसके पास सोचने का वक्त नहीं था। अगर हान सेन पत्थर की तख्ती छोड़ने को तैयार नहीं था तो उसे भागने का कोई रास्ता ढूंढना ही था। वे इस समय आइस ब्लू नाइट्स के मुख्यालय में थे, इसलिए हान सेन चारों ओर से कुलीनों से घिरा हुआ था। आइस ब्लू नाइट किंग कोई बड़ा हंगामा नहीं मचाना चाहता था और वह हान सेन को मुश्किल में नहीं डालना चाहता था, इसलिए वह अकेले ही उसके पास आया था। हान सेन, वह चीज तुम्हारे लिए बेकार है, इसे छोड़ दो और फिर भी तुम्हें इनाम मिल सकता है। आइस ब्लू नाइट किंग ने अभी तक हमला नहीं किया था, वह बस अपनी ताकत का इस्तेमाल हान सेन को दबाने के लिए कर रहा था। तुम क्या कह रहे हो? हान सेन ने अपनी चाकू मन और तलवार मन की शक्ति से आइस ब्लू नाइट किंग की शक्तिशाली आभा को नष्ट कर दिया। जैसे ही उसने आभा पर पलटवार किया, दबाव से वह मुक्त हो गया। उसकी चाकू और तलवार की बुद्धि आधी अधूरी देवत्व प्राप्त थी और इसलिए वे आइस ब्लू नाइट किंग जितने ही कुशल थे। लेकिन दोनों की शारीरिक शक्ति में इतना अंतर था कि उनके बीच किसी वास्तविक प्रतिस्पर्धा की कोई संभावना नहीं थी। अगर तुम इसी रास्ते पर अड़े रहे तो मुझे तुम्हें खुद वापस ले जाना पड़ेगा। हान सेन की चाकू और तलवार वाली बुद्धि देखकर आइस ब्लू नाइट किंग की आंखें प्रशंसा से चमक उठी। ऐसा मार्क्विस एक्सट्रीम किंग देखना बहुत दुर्लभ था जिसने अपने दिमाग को इतनी ऊंचाइयों तक परिष्कृत किया हो। जब से आइस ब्लू नाइट किंग हान सेन के कमरों में जबरदस्ती घुसा था, तब से एक चमकती नीली रोशनी उसे ढक रही थी। ये सिर्फ एक निष्क्रिय प्रभाव था, लेकिन जैसे जैसे ये चमक बढ़ती गई, उसकी चमक बढ़ती गई। ऐसा लग रहा था मानो हवा ही नीली हो रही हो। इसने हान सेन को घेर लिया और उसे उसमें से एक ठंडी ऊर्जा निकलती हुई महसूस हुई। उसे लगा जैसे वह आभा उसे जमा देगी। ठंडी शक्ति हान सेन की जवाबी कार्रवाई करने की क्षमता को सीमित कर देगी। उस नीली रोशनी के अंदर टेलीपोर्ट करने की कोशिश करना बेकार होगा। ब्रेक स्पेस फ्लैश हान सेन को केवल छोटी दूरी तक ही टेलीपोर्ट करने देता था, इसलिए वह उस दायरे से बाहर नहीं निकल सकता था। हान सेन और बाओ एर उस नीली रोशनी में जम रहे थे। वे दोनों नीले रंग में तैरते हुए जमे हुए बर्फ के टुकड़ों जैसे लग रहे थे। बेस के अंदर एडवर्ड संतुष्ट मुस्कान के साथ घटनाक्रम को देख रहा था। आइस ब्लू नाइट किंग एक्सट्रीम किंग का कोई खास प्रतिभाशाली सदस्य नहीं है, लेकिन उसे उन सिद्धांतों पर पूरा भरोसा है जिन्हें दूसरे भूल चुके हैं। वह अकेला ऐसा व्यक्ति है जिसने आइस ब्लू जीनो कला को उस स्तर तक पहुंचाया है। यह एक बुनियादी कौशल है जिस पर लोग शायद ही कभी समय बिताते हैं। हालांकि उसके ऊपर उठने की कोशिशें बेकार हैं। जन्म से ही हम जानते थे कि वह कभी देवता नहीं बनेगा। चाहे कुछ भी हो, वह आधा देवी ही रहेगा। एडवर्ड के बगल में बैठा बर्फीला नीला शूरवीर मुस्कुराया। फिर उसकी नज़र हान सेन पर गई। हालांकि मैं इस हान सेन के बारे में उत्सुक हूँ। उसके पास एक अद्भुत ढाल खजाना है, लेकिन वह नाइट रिवर किंग को भी मारने में कामयाब रहा। यह ऐसा कुछ नहीं है जो वह केवल एक अच्छे बचाव के बल पर हासिल कर सकता है। क्या तुमने जेड ड्रम वाली उस छोटी बच्ची को देखा है? वह कोई साधारण जेड ड्रम नहीं है। ये एक म्यूटेंट किंग क्लास जेड ड्रम है और इसमें ध्वनि की मारक क्षमता है। मैंने नाइट रिवर किंग के शरीर का निरीक्षण किया। हालांकि उसकी हत्या सिर काटकर की गई थी, लेकिन उसके मस्तिष्क को पहले ही बहुत नुकसान पहुंच चुका था। उसने जेड ड्रम के हमले को रोका नहीं होगा, एडवर्ड ने धीरे से कहा। वह तो बस किसी छोटी जाति का मार्क्विस है। हालांकि उसके पास इतने सारे खजाने हैं जिन्हें तुम और मैं बहुत चाहते हैं। बर्फीले नीले शूरवीर ने बाओ एर के जेड ड्रम को लालच से देखा। इस आदमी में जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा है। हमें उस अवशेष की असली प्रकृति भी नहीं पता थी, लेकिन वह उसे ढूंढने में कामयाब रहा। अगर वह न होता तो हमें कभी पता ही न चलता कि वह अवशेष बस एक छोटा सा पत्थर का तख्त था जो छत पर लगा हुआ था। उसमें अद्भुत शक्ति है। एडवर्ड ने हान सेन की ओर देखते हुए आंखें सिकोड़ लीं। अगर हो सके तो मैं उससे दुश्मनी मोल लेने से बचना चाहूंगा।
लेकिन हमें उस अवशेष की जरूरत है। क्या तुम्हें लगता है कि हानसेन बच निकलेगा? अगर हम उसे यहाँ ले आएं, तो कोई अंदाजा भी नहीं लगा पाएगा कि हम जिस अवशेष की तलाश में हैं, वह एक साधारण पत्थर की प्लेट है। हमें उसकी चीज़ों में से उसे हथियाने का एक अच्छा मौका मिलेगा। और अगर वह बच निकला, तो और भी मौके मिलेंगे। आइस ब्लू नाइट ने एडवर्ड की तरफ देखा। मुझे लगता है कि आइस ब्लू नाइट किंग उसे रोक सकते हैं। लेकिन अगर हानसेन नाइट किंग को मात देने के लिए अपनी टोपी से एक और खरगोश भी निकाल लेते हैं, तो भी मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि चीज़ें हमारे पक्ष में ही हों। एडवर्ड आश्वस्त दिख रहा था। आइस ब्लू नाइट किंग, किंग बाई को चीज़ें समझाकर हमारी मदद कर सकते हैं। हमें बस इंतज़ार करना होगा और जल्द ही हम उस चीज़ पर हाथ रख लेंगे। बेस के दूसरे हिस्से में मिस्टर वाइट और क्राइम भी देख रहे थे कि क्या हो रहा है। मिस्टर वाइट ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन वे अवाक रहे। क्राइम ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, मिस्टर वाइट, क्या हो रहा है? आइस ब्लू नाइट किंग हानसेन पर हमला क्यों कर रहा है? इस ग्रह पर केवल एक ही चीज़ है जो आइस ब्लू नाइट किंग को आदेशों की अवहेलना करने और हानसेन पर हमला करने पर मजबूर कर सकती है। मिस्टर वाइट ने हानसेन को अजीब भाव से देखा। बिल्कुल नहीं, वो ऐसा क्यों करेगा? क्राइम की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं।